इनसाइड थ्योरी किसने दी? तो यहाँ पे आपको एक मिथ रहेगा कि आपने मैक्सिमम देखा होगा कि यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, कोहलर का नाम देखने को मिलता है। ठीक है, अब कोहलर का नाम इसलिए देखने को मिलता है, मैक्सिमम जो आपके पास इनसाइड जो थ्योरी है, इनसाइड थ्योरी में कोहलर का नाम ही आपके देखने को मिलता है। ये इसलिए देखने को मिलता है क्योंकि अंतर्दृष्टि का जो सिद्धांत है, इनसाइड जो थ्योरी है, इसकी जो व्याख्या किसने की थी? कोहलर ने अपनी बुक में की थी, जिसका नाम है गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। लिख लीजिए, अंतर्दृष्टि सिद्धांत की जो व्याख्या है कोहलर ने कहाँ पे की थी? अपनी इनकी एक बुक थी जिसका नाम था गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। अब ये गेस्टाल्ट जो साइकोलॉजी है, ये आप इस बात से याद रख सकते हैं कि ये किस विचारधारा से संबंधित है। जैसे कि हमने इवान पेवलो की बात की, ठीक है, B.F. स्किनर की हमने बात की, चाहे हमने बात की आपके पास थॉर्नडाइक की, और चाहे हमने बात की J.B. वॉटसन की, इन सभी की जो हमने बात की, ये सभी आपके पास क्या थे? ये बिहेवियरिस्ट थे। ठीक है, ये सभी आपके पास बिहेवियरिस्ट थे, यानी कि व्यवहारवादी थे। अभी जिनकी हम बात करें इनसाइड थ्योरी के अंदर, जिन तीनों आपके पास साइकोलॉजिस्ट के नाम हम देखने वाले हैं, ये तीनों आपके पास क्या है? ये सभी जो क्या देखने को मिलते हैं, ये गेस्टाल्ट विचारधारा से संबंधित है। जिस तरह से एक व्यवहारवाद था, उस तरह से गेस्टाल्टवाद भी था। बस गेस्टाल्टवाद इस तरह से, जिसलिए व्यवहारवाद ने क्या किया, यहाँ व्यवहारवाद ने जो है व्यवहार का अध्ययन किया, बिहेवियर को मेजर उन्होंने किया। गेस्टाल्टवाद ने क्या किया, उन्होंने एक पर्टिकुलर व्यवहार को यहाँ पे ट्रिगर नहीं किया। उनके द्वारा क्या किया गया कि पूरे जो आपके पास मनुष्य का जो माइंड है, किस तरह से माइंड काम करेगा, एक कोऑर्डिनेशन जो बनेगा, उस कोऑर्डिनेशन पे काम करने के लिए इन्होंने एक अलग से विचारधारा निकाली, जिसको इन्होंने नाम दिया गेस्टाल्ट विचारधारा। गेस्टाल्ट का मतलब ये समझ लीजिए कि यहाँ पे संपूर्ण मनुष्य के शरीर के साथ, मनुष्य तो हालांकि नहीं कहेंगे क्योंकि यहाँ पे एनिमल के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया था, तो एनिमल भी यहाँ पे एक ही था। एनिमल का नाम अगर आपसे पूछा जाए तो चिंपैंजी आपके ये देखने को मिलता है। उस चिंपैंजी का नाम अगर आपसे पूछा जाए तो यहाँ पे सुल्तान। इनसाइड थ्योरी के अंदर किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया था? इनसाइड थ्योरी में एक्सपेरिमेंट किया गया था एक चिंपैंजी पे, उसका नाम आपके पास सुल्तान था। ठीक है, ये आपने याद रखना। तो यहाँ पे गेस्टाल्ट साइकोलॉजी के अंदर व्याख्या की गई कोहलर द्वारा किस सिद्धांत की? अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, यानी कि इनसाइड थ्योरी। ठीक है, इनसाइड थ्योरी की व्याख्या किसने की? कोहलर ने की। किस बुक में की? अपनी गेस्टाल्टवादी साइकोलॉजी में। और किस विचारधारा से ये संबंधित थे? ये गेस्टाल्टवादी विचारधारा से संबंधित है। अब गेस्टाल्टवादी विचारधारा से संबंधित इनके कुछ और सहयोगी, या फिर कह लीजिए कि इसके अतिरिक्त किसी और जो है आपके पास साइकोलॉजिस्ट का नाम अगर पूछा जाए कि किसने इसमें उल्लेखनीय योगदान दिया था अंतर्दृष्टि के सिद्धांत में या इनसाइड थ्योरी के डेवलप के लिए, तो ये आपके पास इनसाइड लर्निंग जो थ्योरी है, ये किसके द्वारा दी गई थी? इनसाइड लर्निंग थ्योरी वाज गिवन बाय वोल्फगैंग कोहलर। आपके पास कूट एक नाम आता है, कूट ना रखकर इसमें सिर्फ कोफा याद रखना आपने। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है, एक आपके पास कोहलर हो गए, दूसरे आपके पास कोफा हो गए, तीसरे आपके पास वर्दिमर। ये तीनों बस आपने याद रखने। तीन नाम है स्क्रीन के ऊपर, तीनों आपको यहाँ पे विजिबल है। यहाँ पे आप इनके नाम याद रख सकते हैं। अब वर्दिमल, कोफा और कोहलर। ठीक है, वर्दिमल, कोफा और कोहलर। ओके, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, लेट मी चेक। कोई आपकी प्रेजेंट कर रहा है स्क्रीन, फिर कैसे आपकी दिखेगी? किसी ने स्क्रीन प्रेजेंट की है, क्यों कर रहे हो आप स्क्रीन प्रेजेंट? अगर आपको नहीं चलाना आ रहा है तो एटलीस्ट आप स्क्रीन छेड़े ना, बिल्कुल भी ना। ठीक है, नाउ विजिबल आपके पास है अब। ठीक है, माइक ऑन नहीं करना, विजिबल है, विजिबल मैंने कर दी है। ठीक है, बीच में कोई अगर आपके स्क्रीन प्रेजेंट करेगा, फिर आपकी स्क्रीन यहाँ से आपकी, फिर मेरी स्क्रीन आपके पास सभी के पास नहीं दिखेगी। ठीक है, बाकी अपनी स्क्रीन पे इसको जूम कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, सभी कर सकते हैं, लेकिन जूम सिर्फ कीजिएगा और छूना मत कहीं भी नहीं। अगर आप छूओगे फिर दिक्कत हो जाएगी। इस तरह से अपनी स्क्रीन पे जूम कर सकते हैं सभी आप अपने हिसाब से। ठीक है, ओके। तीन नाम आपके पास देखने को मिलते हैं इस थ्योरी के अंदर, इनसाइड थ्योरी के अंदर। कौन कौन से? वर्दिमल, कोफा, कोहलर। अगर आपके पास ऑप्शन में वर्दिमल ना दिया जाए, कोफा ना दिया जाए, सिर्फ आपके पास कोहलर फिर ऑप्शन में होगा। अगर ये तीनों ऑप्शन में है, वर्दिमर भी ऑप्शन में है, कोहलर भी ऑप्शन में है, कोफा भी ऑप्शन में है, तो फिर आपके पास ऑप्शन डी आपके लिए दिया जाएगा। और ऑप्शन डी आपके पास क्या होगा? ये सभी, ऑल ऑफ द अबव। राइट, क्या देखने को मिलेगा? ऑल ऑफ दी अबव आपके देखने को मिलेगा। तो आपके पास फिर ऑप्शन डी आपके पास राइट देखने को मिलेगा। अब आपसे प्रश्न इसमें एक ये पूछा जा सकता है कि इसमें से गेस्टाल्टवादी साइकोलॉजिस्ट ये कौन नहीं है, या फिर आपके पास
कौन है, अगर कौन है तो 3 आपके पास बिहेवियरिज्म वाले आपके पास साइकोलॉजिस्ट के नाम दिए जा सकते हैं। ऐसा नहीं, बिहेवियरिज्म वाले और भी आपके दिए जा सकते हैं। एरिक्सन का दिया जा सकता है, वाइगोस्की का दिया जा सकता है, पियाजे का दिया जा सकता है, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे आपके पास गेस्टाल्ट विचारधारा से संबंधित नहीं है, तो 3 नाम आपको ये देखने को मिलेंगे। एक फोर्थ नेम आपके पास कोई और दिया जाएगा, मान लीजिए ब्रूनर का आपके दे दिया जाए, तो आपको उसमें ये बताना है कि यहाँ पे गेस्टाल्टवादी कौन नहीं है। तो आपके पास कौन है तो ये तो आपको पता है, ये आपके पास तीनों है, और आपके पास कौन नहीं है तो आपके पास ब्रूनर यहाँ पे नहीं होगी। सिर्फ एग्जाम्पल के लिए ब्रूनर की जगह पियाजे हो सकता है, इवान पेवलो हो सकता है, बी.एफ. स्किनर हो सकता है, थोंडाइक आपके हो सकता है, एरिक्सन हो सकता है, वाइगोत्स्की हो सकता है, इसमें से कोई भी आपके हो सकता है। ये आपके पास बेंजामिन ब्लूम, डेविड, अनीता, ये सब हो सकते हैं जितने भी आपके पास है। बाकी यहाँ पे ये याद रखना कि गेस्टाल्टवादी विचारधारा जब भी आपकी पूछी जाएगी एजुकेशन के अंदर, यहाँ पे सिर्फ 3 नाम आपके इंपॉर्टेंट है, वर्दिमर, कोफा, कोहलर। ठीक है, कोहलर आपके पास कहाँ के थे, अंतर्दृष्टि अधिगम का जो ये सिद्धांत का श्रेय इसीलिए इनको मिलता है क्योंकि इन्होंने इसकी व्याख्या की थी अपनी पुस्तक में। पुस्तक का नाम है गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, और इनकी आपके कोहलर की अगर मैं बात करूं तो जर्मनी से इनका संबंध था। जस्ट आपने लिखना है, आपको पता होना चाहिए। बाकी ऐसा नहीं है कि आपको ये आपने लिख ही लेना है जर्मनी से था, बस थोड़ा सा नॉलेज के लिए पता होना चाहिए कि आप तक कई बार इनकी जो है ऐसे ही पूछ लिया किस देश से संबंध रखते थे आपके पास, तो फिर आपको पता होना चाहिए कि कोहलर जो आपके पास जर्मनी से संबंध रखते हैं। अब इसमें वर्दिमर कोफा आपको नहीं जानने की जरूरत है क्योंकि यहाँ से कभी प्रश्न ऐसे बनेगा ही नहीं। सिर्फ कोहलर का इसलिए बनेगा क्योंकि इसने गेस्टाल्ट साइकोलॉजी में इनसाइड थ्योरी की बात की है, उस करके आपको मैं बता रहा हूँ इनके बारे में। ठीक है, एक्सपेरिमेंट की बात कर लेते हैं कि एक्सपेरिमेंट इन्होंने क्या किया था। इनके द्वारा जो है, इनके द्वारा मतलब कि कोहलर का है, कोहलर ने ये अपना जो प्रयोग है 1916 1916 लिखना है तो लिख लीजिए। बाकी हो सकता है ऐसे भी प्रश्न बन जाए और ऐसा भी पॉसिबल है कि ऐसा प्रश्न ना भी बने। तो यानी कोहलर ने जो अपना पहला प्रयोग किया था वो 1916 में किया था। इस प्रयोग में उसने एक जो है चिंपैंजी को जो है रखा था, और चिंपैंजी का जो नाम क्या था, सुल्तान। सुल्तान नामक चिंपैंजी पे प्रयोग किया था। एक प्रयोग नहीं बल्कि इन्होंने 2 प्रयोग किए थे। अगर आपसे पूछा जाए कि आपके पास इनसाइड थ्योरी के अंदर जो कोहलर ने जो एक्सपेरिमेंट किए थे, कितने एक्सपेरिमेंट थे, 2 एक्सपेरिमेंट थे। 2 एक्सपेरिमेंट कैसे थे, पहला एक्सपेरिमेंट आपको मैं बता देता हूँ, सिंपल है, इसमें और कुछ नहीं है, बिल्कुल एक स्टोरी है। इनसाइड थ्योरी और कुछ इसमें प्रश्न यहाँ से बनते नहीं, यहाँ पे थ्योरी से प्रश्न बनते हैं। ये प्रश्न पूछा था कि क्या क्या किया गया, क्या क्या प्रोसेस रहा, पहले एक्सपेरिमेंट में क्या किया, दूसरे में आपके क्या किया गया। बाकी इनसाइड थ्योरी का जो रियल लाइफ में जो आपके पास इसमें योगदान है वो आपको मैं समझाता हूँ अभी कि किसमें क्या योगदान है, क्यों इसको आपके पास एजुकेशन साइकोलॉजी के अंदर इसको रखा गया, क्यों इस थ्योरी को आपके लिए रखा गया, क्यों आपको जो है स्कूल में जाने से पहले इसको आपको समझना है, इसके क्या परिणाम आपके रहेंगे। पहले एक्सपेरिमेंट 1 की बात करते हैं कि एक्सपेरिमेंट 1 आपके पास क्या था। ठीक है, एक्सपेरिमेंट 1 में यानी कि पहले प्रयोग में इसने क्या किया, जो सुल्तान को एक कमरे में बंद कर दिया। जब मैं सुल्तान कहूँगा तो आप समझ लेना कि चिंपैंजी की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि चिंपांजी जो है इसमें ही नाम आपके सुल्तान है, पहली बात। ठीक है, चिंपैंजी को क्या किया, एक बंद कमरे में बंद कर दिया, और उस कमरे में छत के ऊपर उसने केले लटका दिया। आप इस तरह से समझिए कि जिस तरह से आपके पास एक फैन आपके कमरे में होता है, उस पे उतनी हाइट पे आपके पास यहाँ पे केले लटका दिए। और जैसे ही आपके पास यहाँ पे केले लटका दिए, अब क्योंकि चिंपैंजी उसी कमरे में था, उसे भूख भी लग रही थी, अब उसको पकड़ने के लिए या फिर उसको प्राप्त करने के लिए उछल कूद आपके करता है चिंपैंजी, लेकिन वो असफल रहता है। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट को करने से पहले जो कोहलर है, वर्दिमल है, कोफा है, इन तीनों ने यहाँ पे एक बात का विशेष तौर पे ध्यान रखा कि यहाँ पे इस तरह का प्रावधान आपकी इसको अरेंज करवाया गया था, या इस तरह से आपके पास इसको डिज़ाइन किया गया था कि ताकि अगर जो है प्रयास वो कर रहा है तो प्रयास करने के में अगर वो असफल रहता है तो क्या किया जाए, एक कमरे में जो इतने जो है बॉक्स आपके रखे गए, इस तरह से आपके पास पेटी आपकी समझ लीजिए, बॉक्स आप कह लीजिए, कि जिसके माध्यम से या जिसको आप एक सीक्वेंस में जब आप लगाओगे तो उसके ऊपर चढ़ने से आप उस केले को प्राप्त कर सकते हैं। तो पहले तो उछल कूद करता रहा काफ़ी, लेकिन केले को प्राप्त नहीं कर पागा। लेकिन अंत में क्या देखने को मिलता है, उसको एक आइडिया दिखता है, उसको एक बॉक्स दिखा, बॉक्स को लेकर आता है, बॉक्स को आपके बिल्कुल केले के नीचे रखता है। ठीक है, और फिर उस बॉक्स के ऊपर चढ़कर आपके केले प्राप्त करने की कोशिश करता है, जिसमें कि वो असफल रहा। इस तरह से उसने कई प्रयास किए। अब इसको सारा आपको बताने की जरूरत नहीं है, इतने बड़े बड़े स्टूडेंट हैं, अंडरस्टैंड आप कर सकते हो। तो एक बॉक्स से नहीं हुआ, फिर दूसरा बॉक्स लेकर आया, फिर दूसरे बॉक्स के आपके पास ऊपर चढ़ जाता है, फिर उससे भी प्राप्त नहीं कर पाया, फिर आपके पास एक और तीसरा बॉक्स लेकर आया, फिर तीसरे बॉक्स पर जाकर उसने जो है केलों को प्राप्त कर लिया।
अब इसमें यहाँ पे ये वाली बात है कि क्या ये आपके उसने ये बॉक्स सीक्वेंस में पहले ही लगाए होंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो हो सकता है कि सबसे छोटा बॉक्स उसने पहले लगा लिया हो, या ऐसा है कि मीडियम वाला सबसे पहले आपके लगा लिया हो, या ऐसा भी पॉसिबल है कि उसने सबसे पहले जो आपके पास ये इसी सीक्वेंस में आपके लगाए हो। यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट का जो दायरा है, एक्सपेरिमेंट का दायरा वो आपके पास बहुत विस्तृत है। अब किस तरह से उसने ये प्रयास किए, उसको इस थ्योरी के अंदर मेंशन ही नहीं किया गया कि सबसे पहले उसने बड़े ही बॉक्स को लगाया। इसकी क्या गारंटी है, हो सकता है उसने छोटा लगाया हो सबसे पहले, हो सकता है उसने बीच वाला सबसे पहले लगा लिया और सबसे बड़ा उसने जो सेंटर में लगा लिया। ऐसा भी तो पॉसिबल हो सकता है, पॉसिबल हर चीज़ हो सकती है। यहाँ पे इस बात पे ध्यान नहीं दिया गया कि उसके जो प्रयास थे वो कितने निरर्थक थे और कितने सार्थक थे। यहाँ पे सिर्फ इस बात पे ध्यान दिया गया कि उसने अपनी सूझ और बूझ के कारण, यानी कि आपके पास एक आइडिया जो है, उस आइडिया के आधार पे सडन से उसके मन में एक जो है विचार आया कि इस तरह से यहाँ पे खेलों को प्राप्त किया जा सकता है। उसके लिए क्या किया, एक जो सडन जो ये सडन आपके पास जो विचार है, ये इसी कारण आपकी इसको इनसाइड थ्योरी आपके कहा जाता है। सडन उसके पास सुझाव आ गए, सूझबूझ द्वारा उसने जो ये विचार लाया कि अच्छा इसके माध्यम से प्रयास करता हूँ। इसमें उसके प्रयासों को नहीं दिखाया गया, उसके प्रयासों की कितनी गलतियां थी उसको नहीं दिखाया गया। सिर्फ यहाँ पर ये बताया गया है कि सूझबूझ के माध्यम से बेशक जो है थोड़े समय के बाद, पहले उसने प्रयास तो आपके काफ़ी कर लिए थे, लेकिन एक समय के बाद उसको क्या है, यहाँ पे अपने उसने दिमाग का प्रयोग किया, अपनी सूझबूझ का प्रयोग किया और एक सीक्वेंस में उनको लगाकर खेलों को उसने प्राप्त कर लिया। पहला एक्सपेरिमेंट ये था। फिर एक्सपेरिमेंट को थोड़ा सा आपके और कॉम्प्लिकेटेड बना दिया गया। पहले केले उसके अंदर ही लगा दिए गए छत में। एक चीज़ याद रखनी कि यहाँ पे उसको भूख लगी थी, ठीक है। अगर भूख नहीं लगी होगी चिंपैंजी आराम से सो सकता था, ठीक है। एक्सपेरिमेंट 2 भी बिल्कुल इसी के साथ था, सुल्तान के साथ। तो सुल्तान को क्या किया गया, सेम केज के अंदर उसको बंद किया गया, सेम पिंजरे में उसको बंद किया गया। अब उसकी जो पिंजरे की जो पहुँच है और उसके हाथ का जो आपके पास जितने उसके पास रीच है, उस रीच से थोड़े से दूर, थोड़े दूर मतलब कि काफ़ी इतने दूर कि आपके पास 2 से 3 छड़ियों के प्रयोग से उसको जो है प्राप्त किया जा सकता था। तो इतने दूर आपके केले उसको रख दिए गए। अब जैसे ही उसको केले दिखे, उसको प्राप्त करने के लिए उसने अपना हाथ बाहर निकाला और उसको प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि जो है उसकी पहुंच से काफ़ी दूर थे। अब काफ़ी देर सोचने समझने के बाद, फिर उसके बाद कुछ समय के बाद उसको छड़ी दिखी, छड़ी से उसने खींचने का प्रयास किया। इस तरह से उसने जो है फिर दूसरी छड़ी दिखी, उससे खींचने का प्रयास किया। और बाद में क्या हुआ कि उन छड़ियों को एक सीक्वेंस में आपके जो है जोड़ना था। उसको जोड़ने के लिए उसने जो है दिमाग लगाया। पहले हो सकता है उसके वो ना आपके जुड़ी हो, लेकिन सडन उसके वो जुड़ गई, चाहे आपके पास संयोगवश कह लीजिए, चाहे उसकी सूझबूझ से कह लीजिए। और जैसे ही उसने छड़ियों को एक के बाद एक जोड़ना शुरू किया, तो उस छड़ी के माध्यम से उसने केलों को अपनी ओर खींचा और उसके बाद वहाँ पे केले प्राप्त कर लिए। तो 2 एक्सपेरिमेंट थे, दोनों में क्या सीखा, दोनों में सीखा कि किस तरह व्यक्ति जो, अगर आपके पास व्यक्ति के पास समस्या दी जाए और उस समस्या का हल अगर आपके पास वहाँ पे जितनी भी अराउंड सराउंडिंग आपके पास कोई चीज़ें हैं उनसे निकाला जा सकता है, तो पहले तो व्यक्ति उसका प्रयास नहीं करेगा, पहले तो आपके पास कोई भी जीव उसका प्रयास नहीं करेगा। लेकिन जब आपको लगेगा कि आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, तो आप उसको एज ए एक्सपेरिमेंट के तौर पर, एक जे प्रयोग के तौर पर, या फिर कहेंगे कि आपका अचानक से आपको आइडियाज़ आपके आ जाएंगे। एक जो अंतर्दृष्टि है आपकी, वो आपकी जागृत होगी कि किस तरह से आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि आपने कई बार क्या देखा होगा कि आपके पास कोई चीज़ है, कोई समस्या अगर आपके पास आ जाती है, उस समस्या के समाधान के लिए आपका जो माइंड है वो हमेशा आपके काम करता है। हमेशा माइंड आपके काम करता है कि ये इस तरह नहीं है तो ये इस तरह हो सकता है, नहीं अगर ये इस तरह नहीं हुआ है तो ये इस तरह हो सकता है। आपके जो है दिमाग में ये आइडिया चलते रहते हैं। इसका एग्जाम्पल, अगर आपने कभी रीजनिंग जब आप करोगे, रीजनिंग अगर आप करोगे तो आपने देखना कि रीजनिंग में क्या है कि अगर आपको कोई एक्सपेरिमेंट जो आपका हुआ है, कोई प्रयोग अगर आप कर रहे हो, कोई एक्सरसाइज कर रहे हो, प्रयोग तो नहीं कहेंगे यहाँ, एक्सरसाइज हम इसमें कहते हैं कि कोई एक्सरसाइज अगर आप कर रहे हो रीजनिंग की, तो वहाँ पे एक आपके पास नहीं निकल रहा है, उसका पैटर्न आपको समझ नहीं आ रहा है कि किस पैटर्न से इसको हल किया गया है या कैसे ये आ सकता है। एक या एक से अधिक पैटर्न से उस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। तो यहाँ पे आपने क्या देखना कि अगर आप उसको छोड़ भी दोगे तो माइंड में आपके चला रहेगा, और सडनली आपको कई बार आ जाता है कि अच्छा एक मेथड ये है तो एक मेथड ये भी हो सकता है, ये वाला मेथड है तो ये भी हो सकता है। इस तरह के एप्टीट्यूड वाले प्रश्न आपके पास यूजीसी में देखने को मिलते हैं। तो ये जो आपके पास आइडियाज़ आते हैं, ये किस थ्योरी के आधार इसको बनाया गया है, या कह लीजिए कि आइडियाज़ को जो वास्तविक तौर पे जो प्रयोग किया गया वो किस थ्योरी के माध्यम से किया गया, तो इनसाइड थ्योरी के माध्यम से, कि सडनली विचार आपके आ जाते हैं और कई बार वो विचार आपकी सही भी होता है और आपके वो एक्चुअल में काम भी कर जाता है।
बेशक वो आपके लास्ट में आए, उससे पहले आपने 100 विचार आपके आए थे, 100 विचार आपके गलत रहे, लेकिन माइंड फिर भी उसके ऊपर काम करता रहेगा कि जब तक उस समस्या को डायग्नोज ना किया जाए, जब तक कि उसका निदान ना किया जाए। तो ये चीज़ें आपकी इनसाइड थ्योरी के अंदर आपको देखने को मिलती है। बाकी यहाँ पे और कुछ भी प्रश्न आपके ऐसे देखने को नहीं बनते। ठीक है, बस यही आपने याद रखना कि इस प्रयोग से कॉलर ने सिद्ध किया कि अगर किसी भी प्राणी के पास कोई समस्या आ पड़ती है या आ जाती है, जो भी आपके पास है, वो अपनी सूझबूझ से समस्या का हल निकाल सकता है और इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, अगली थ्योरी पे आ जाइए। अगली थ्योरी की हम बात करते हैं। नेक्स्ट आपने डाल देना है टॉपिक। एक बार देख लेते हैं कि आपके पास नेक्स्ट स्लाइड कौन सी है। जो आपके पास नेक्स्ट स्लाइड है, नेक्स्ट स्लाइड पर ही हम बात करेंगे। ठीक है, जो भी आपके पास नेक्स्ट स्लाइड होगी। ओके, ठीक है, इस पर बात करते हैं। कॉग्निटिव डोमेन्स पहले कर लेते हैं। कॉग्निटिव डोमेन्स आपका पहले जरूरी है। ठीक है, कॉग्निटिव डोमेन्स लिख लीजिए। पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत लिख लिया सभी ने, आई होप। पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो थ्योरी आपके पास देखने को मिलती है, या पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, एक ही बात है। ठीक है, इसमें परेशान नहीं होना कि कभी आपके पास कोई और टाइटल में बता रहा हूँ, बात एक ही है दोनों की। या आपने इस तरह से कह लीजिए पियाजे थ्योरी या स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट बाय पियाजे, इस तरह से भी आप इसको कह सकते हैं। पियाजे, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। अब पियाजे की जब बात आएगी, पहले एक बात आप ध्यान से सुनना कि ऐसा नहीं है कि संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है ये सिर्फ पियाजे ने दिया है, ऐसा नहीं है। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की बात की है, ब्रूनर ने संज्ञानात्मक विकास की बात की है, वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास की बात की है, कॉग्निटिव डोमेन्स के अंदर बेंजामिन ब्लूम ने कॉग्निटिव से रिलेटेड आपके विकास की बात की है, संज्ञानात्मक विकास की बात की है। इसका मतलब क्या है कि थ्योरी जो है वो किस पर बेस है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे, लेकिन देने वाले जो है, थ्योरी को सिद्ध करने वाले जो है, अलग अलग आपके पास साइकोलॉजिस्ट थे, और मैक्सिमम आपके पास ये 4 साइकोलॉजिस्ट है। वाइगोत्स्की भी आपके पास कॉग्निटिव से रिलेटेड ही है, तो यहाँ पे 4 आपके पास ऐसे साइकोलॉजिस्ट है जिनसे प्रश्न आपके एग्जाम में बनता है। तो अगर आपके पास जीन पियाजे से क्वेश्चन बनता है तो आपने जीन पियाजे के हिसाब से कॉग्निटिव डेवलपमेंट की उसके स्टेजेस के बारे में पूछा जाता है, तो उसके हिसाब से प्रश्न लगाना है। अगर ब्रूनर की कॉग्निटिव डेवलपमेंट पूछी जाती है, वो ऑप्शन देखकर आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पे पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट से प्रश्न है, या ब्रूनर की है, या वाइगोत्स्की की है, या फिर आपके पास बेंजामिन ब्लूम की कॉग्निटिव डोमेन्स जो है, जो ब्लूम टैक्सोनॉमी उससे रिलेटेड है। तो यहाँ पे इसका आपको कैसे पता लगेगा, ऑप्शन देखकर। हो सकता है कि क्वेश्चन में मेंशन ना हो, सिंपल सा प्रश्न बन जाए, संज्ञानात्मक विकास में जो है कितनी अवस्थाएं आपके देखने को मिलती है, या इनमें से कौन सी संज्ञानात्मक विकास की अवस्था नहीं है, तो वो आपको वहाँ पे ऑप्शन में देखना है कि क्या ये आपके पास जीन पियाजे की सारी अवस्था है, सभी है तो एक इसमें कौन सी गलत है, किसी और की डाल दी गई है, या किसी और की है तो बाकी जो दूसरी है वो किस किस में डाली गई है। तो पहले आप जहाँ पे जीन पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट हम देख लेते हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट वाला अलग से ये चैप्टर आपके पास रहेगा। यहाँ पे इसमें 4 आपकी थ्योरी है, चारों थ्योरी को एक साथ आपने पढ़ना है, एक साथ लिखना है, एक साथ समझना है। एक और बात, अगर जो है जीन पियाजे कोई एक स्टेज के बारे में कोई बात करते हैं तो दूसरा साइकोलॉजिस्ट उस स्टेज के बारे में वही बात करे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे पियाजे अपने तर्क दे रहा है, कोई और साइकोलॉजिस्ट अपने तर्क दे रहा है। दोनों में डिफरेंस एक बात का है कि यहाँ पे पियाजे के अनुसार उसकी जो स्टेजेस है, जो पियाजे 4 स्टेजेस की बात करते हैं वो बिल्कुल सही है। उसी तरह ब्रूनर जो आपके पास 3 स्टेजेस की बात करते हैं वो उनके हिसाब से सही है। बाकी वाइगोत्स्की की मैं बात करूँ, वाइगोत्स्की अपनी अलग स्टेजेस की बात करते हैं, वो उसके हिसाब से सही है। और बेंजामिन ब्लूम टैक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग जो कॉग्निटिव डोमेन्स की जो बात करते हैं बेंजामिन ब्लूम, वो उनके हिसाब से अलग है। तो सभी अपने हिसाब से सही है और किसी को हम गलत नहीं ठहरा सकते। और जब आप एक थ्योरी को पढ़ोगे उसके बाद जब नेक्स्ट आप पढ़ोगे तो आपको सच में खुद भी लगेगा कि हाँ, ये जो साइकोलॉजिस्ट थे इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया वो बिल्कुल आपके सही है। जब दूसरे को पढ़ेंगे दूसरे को भी ऐसा ही लगेगा। तो सबसे पहले जीन पियाजे का एक प्रश्न सिंपल बनता है कि जीन पियाजे ने जो है संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं दी है, कितनी स्टेजेस दी है, तो आपके पास यहाँ पे 4, ठीक है, 4।
जीन पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की कितनी स्टेज दी है? 4 आपके पास कौन सी है? आपकी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे दी गई है। फर्स्ट स्टेज आपकी किस नाम से जानी जाती है? सेंसरी मोटर स्टेज। सेकंड प्री ऑपरेशनल, थर्ड आपके पास कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फोर्थ आपके पास फॉर्मल। क्लियर? फर्स्ट सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल एंड फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज, ये 4 स्टेजेस है। इन चारों की बात करते हैं। इसको आपके डिवाइड किया गया है ईयर में। इसके अंदर कुछ विशेषताएं जो बच्चे की है, किस जो है कैपेबिलिटी के साथ बच्चा उसके अंदर रहता है, उसमें क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण है, इन सभी की बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए कि जीन पियाजे का जो है क्या है, कैसे हैं, उसके बारे में थोड़ा सा जानना जरूरी है। और जीन पियाजे ने क्या बात की है ये इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि यहाँ से बहुत बार प्रश्न बनते हैं और कंटिन्यू बनते हैं। कंटिन्यू हर बार जितना भी टीचिंग एग्जाम है उसमें सभी में यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जीन पियाजे द्वारा यहाँ पे क्या किया गया। सबसे पहले संज्ञानात्मक विकास का क्रमबद्ध वैज्ञानिक अध्ययन किया गया। तो अगर आपसे एक प्रश्न बने कि किस एक मनोवैज्ञानिक ने सबसे पहले संज्ञानात्मक विकास यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट का एक जो ऑर्डर आपके बताया था कि इस ऑर्डर में ये चीज़ें होगी, सेकंड ऑर्डर में ये होगी, एक एज वाइज इसको डिवाइड किया था, जो स्टेजेस को एज वाइज डिवाइड किया था, किसने किया था? सबसे पहले जीन पियाजे ने। ब्रूनर बाद में आए, वाइगोत्स्की बाद में आए, ये सभी आपके बाद में आए। सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? जीन पियाजे द्वारा। अब जीन पियाजे इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि इनके द्वारा पहली बार किया गया था और जो इनके द्वारा किया गया है वो आपके पास एक्चुअल में आप इसको रियल जो है लाइफ के अंदर भी उसको आप देखोगे। अभी जब आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा तो आपको ये सच में भी लगेगा कि हाँ ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब ये कहाँ के थे ये बात आपको पता होना चाहिए। तो स्विस के मतलब कि स्विट्जरलैंड के। तो स्विस के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक आपके देखने को मिलती हैं। इनके द्वारा क्या किया क्या, इन्होंने कहा कि बालकों द्वारा जो अर्जित ज्ञान के भंडार का जो स्वरूप है विकास की प्रत्येक अवस्था में बदलता रहता है। यहाँ तक कि पियाजे का ये भी मानना है कि जो आपके पास ज्ञानात्मक जो विकास है वो केवल नकल ना होकर खोज पर आधारित है। एक स्टेटमेंट कई बार ये पूछ ली जाती है कि किसका ये मानना है कि जो ज्ञानात्मक विकास है केवल नकल ना होकर खोज पर आधारित है। अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो इसे। ये तो मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ। कुछ चीज़ें आपकी बहुत सी चीज़ें ऐसी है जो मैं बोल बोल के आपको बता रहा हूँ, वो एक्चुअल में लिखी हुई आपको बहुत कम देखने को मिलती है या प्रीवियस किसी पेपर में आई हो, लेकिन वो इंपॉर्टेंट है वो चीज़ें। जैसे कि ये कि पियाजे किस जो है साइकोलॉजिस्ट का किस मानना था कि ज्ञानात्मक विकास केवल नकल ना होकर खोज पर आधारित है, तो पियाजे का मानना था। ठीक है। इसके अलावा और क्या कहते हैं? इसके अलावा आपके पियाजे ये भी मानते हैं कि बालकों में जो बौद्धिक विकास होगा किस क्रम ढंग से होगा। इसके जो अध्ययन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले बच्चों को क्या है, एक खोज का आधार यहाँ पे बनाया जाता है। खोज का आधार बनाया जाता है यानी कि बच्चों को आपने देखा होगा कि बच्चे कोई आपके पास किस एक पर्टिकुलर स्टेज में कौन कौन सी चीज़ आपके करने हैं, इसका कैसे पता लगेगा? जब बच्चों को फ्री यहाँ पे छोड़ दिया जाएगा और जो बच्चे एक्टिविटी कर रहे हैं उसको एक स्टेजेस के अंदर ला कर आना है, ये वाली चीज़ है। तो यहाँ पे पियाजे ने जो बच्चों का निरीक्षण किया था वो ऐसे नहीं किया था कि उनको जो है कोई आपके पास एक पर्टिकुलर, जैसे कि आपने देखा होगा कि अब आपके पास जो इवान पेवलो है उन्होंने एक्सपेरिमेंट के लिए डॉग के साथ एक एक्सपेरिमेंट किया, एक विशेष तौर पे जो उसने तैयार किया था, जो स्ट्रक्चर था आपके पास डॉग के लिए। और उसी तरह आपके पास स्किनर बॉक्स की हम बात करते हैं, उसने भी किया था। केज की हम बात करें चाहे इनसाइड थ्योरी में थॉर्नडाइक की अगर हम बात करें केट के साथ, तो एक विशेष तौर पे उन्होंने उसका प्रयोग किया था। पजल बॉक्स का, स्किनर बॉक्स का, केज का, और इसके अलावा डॉग के लिए जो आपके पास एक स्ट्रक्चर बनाया था। लेकिन यहाँ पे उसने ऐसा नहीं किया। इसने पियाजे ने क्या किया, पियाजे ने बच्चों को स्वाभाविक पर्यावरण में रहने, स्वाभाविक का मतलब आप समझ नेचुरल जैसे बच्चे घर में रहते हैं उनको इस तरह से रहने दिया एक्सपेरिमेंट के लिए, और उसी के आधार पे यहाँ पे तथ्य उसने निकालने शुरू किए। ठीक है। इस बात का आप थोड़ा सा ध्यान रखिए कि यहाँ पे निरीक्षण जो किया गया वो स्वाभाविक पर्यावरण में ही किया गया। उसका ऐसा मानना था कि बच्चे क्या है, अपने आसपास की जो दुनिया है उसकी समझ का निर्माण स्वयं करते हैं। फिर वे चाहे जो पहले से जानते हो उसकी बात हो, चाहे वे अपने वातावरण में देखते हो उसकी बात हो, चाहे उसके बीच जो है यहाँ पे कुछ ही उनके अंदर कन्फ्यूजन आपके होते हैं उसके एक्सपीरियंस की बात हो, ये सारी चीज़ें। एक बार मैं कहता हूँ कि पियाजे ने क्या किया, बच्चों का जो निरीक्षण है वो स्वाभाविक पर्यावरण में किया। पहली बात, इसके जो आपका संदर्भ इससे आप समझ सकते हैं क्योंकि उसका क्या मानना था कि बच्चे अपने आसपास की दुनिया को जो समझ की अगर हम बात करें निर्माण स्वयं करेंगे, अपने हिसाब से सोचते हैं बच्चे कि ये ऐसा है, अच्छा ये ऐसा होगा। फिर जो उसने पहले से कोई चीज़ें आपकी उसको पता लग गई, उसके साथ जो है
दूसरी चीज़ें वो मार्केट में देखेंगे, अपने पर्यावरण में देखेंगे, इन्वायरमेंट में देखेंगे, सोसाइटी में देखेंगे, उसके साथ उसको जो है रिलेशन बनाने की कोशिश करते हैं। और कई बार वो आपके पास सही भी होता है और कई बार आपके गलत होता है। और जब ये गलत होता है तो वहाँ से कन्फ्यूजन होते हैं। कन्फ्यूजन किस बेस पे हो गए, उनके जो है प्रीवियस जो आपको उसके एक्सपीरियंस है उसके बेस पर उसमें कन्फ्यूजन देखने को मिलते हैं। अब इसको समझने के लिए कि कन्फ्यूजन कैसे हो गए, 2-3 टर्म्स है, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है स्कीमा। स्कीमा को आपको समझना होगा, ठीक है। आपको समझना, एसिमिलेशन को आपको समझना होगा, आपको एकोमोडेशन को समझना होगा, इक्विलिब्रेशन, ये जो टर्म्स है इन टर्म्स को आपको समझना होगा। इन टर्म्स को समझने के लिए आपको मैं समझा देता हूँ। पहले सबसे पहले स्कीमा की ही बात कर लेते हैं, चलो ठीक है। उसके बाद आपके पास पियाजे की स्टेजेस पे आएंगे। पहले ये वाली टर्म्स जो है, कॉग्निटिव जो प्रोसेस है, ये आपके पास द प्रोसेस ऑफ एडॉप्शन इसको कह लीजिए, या कॉग्निटिव प्रोसेस। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कि आपके पास जो लर्निंग प्रोसेस आपने देखा था डॉग वाला, जो आपके पास इवान पेवलो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी में कि लर्निंग प्रोसेस जो था, तो उसमें यहाँ पे ये भी बिल्कुल सेम है। अब ये लर्निंग जो है कैसी हो रही है, ये कॉग्निटिव हो रही है। इसको कॉग्निटिव प्रोसेस इसलिए कहा गया, इसको आपने इस तरह से समझना कि कॉग्निटिव जो प्रोसेस है, जो लर्निंग का, लर्निंग के 3 तरह की प्रोसेस देखने को मिलते हैं। आप सभी को पता होगा, नहीं है तो हम करेंगे क्लास के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। एक तो आपके पास होता है कॉग्निटिव, कि आप दिमाग से किस तरह से आप सीख सकते हैं, कॉग्निटिवली। दूसरा आपके पास होता है अफेक्टिव। सेकंड आपके पास क्या होता है, अफेक्टिव। पहला आपके पास क्या होगा, कॉग्निटिव, जो कि यहाँ पे है कॉग्निटिव प्रोसेस की जो यहाँ पे बात की जा रही है। सेकंड अफेक्टिव, और थर्ड जो आपके पास होता है वो साइकोमोटर होता है। थर्ड आपके पास साइकोमोटर होता है। अब अफेक्टिव क्या होगा, अफेक्टिव ऐसे कि इमोशन से रिलेटेड जितने भी आपके पास चीज़ें आप सीखोगे, कोई लर्निंग आप करोगे, इमोशन डेवलपमेंट आपकी होगी, कंट्रोल आप कर रहे हो किसी के, जो है मान लीजिए कि आपके पास गुस्सा आपको आ रहा है, एंगर को कंट्रोल कर रहे हो, इस तरह की हैप्पी वगैरह, ये सारी चीज़ें आपके पास इमोशन जिसमें आपके पास डायरेक्ट हार्ट से जो जुड़ी है, इसके बारे में बात करेंगे जब डोमेन्स की बात करेंगे। तो अभी हम यहाँ पे साइकोमोटर, एक बार मैं थोड़ा सा बता दूं, साइकोमोटर जिसमें आप स्किल डेवलपमेंट कर रहे हो अपनी, जैसे टाइपिंग वगैरह की, ये स्किल आपके पास है। तो ये आपके पास 3 तरह से सीख सकता है कोई भी इंसान, या तो कॉग्निटिवली सीखेगा कोई चीज़, या फिर आपके पास किस तरह से सीखेगा, अफेक्टिव तौर से सीखेगा, या फिर आपके पास सीखेगा साइकोमोटर। तो यहाँ पे कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी है पियाजे की, तो यहाँ पे प्रोसेस जो होगा वो कॉग्निटिव प्रोसेस ही देखने को मिलेगा। और कॉग्निटिव प्रोसेस के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, स्कीमा देखने को मिलता है, एसिमिलेशन देखने को मिलता है, एकोमोडेशन देखने को मिलता है, इक्विलिब्रेशन आपके देखने को मिलता है। तो ये 4 चीज़ें आपके देखने को मिलती हैं। सबसे पहले आप इसमें थोड़ा सा स्कीमा के बारे में लिख लीजिए कि स्कीमा एक्चुअल में है क्या। किसी भी विषय के बारे में जो भी हम जानते हैं, सिंपल सी बात तो ये है, देखिए किसी भी विषय के बारे में आप जानते हैं, मान लीजिए साइकोलॉजी के बारे में अभी तक जो आप जानते हैं वो आपका स्कीमा है, बस। उसी तरह बच्चों की बात है, क्योंकि पियाजे ने बच्चों के आधार पे, यानी कि चाइल्ड के आधार पे, इसको चाइल्ड साइकोलॉजी के अंदर हम इसको पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे बच्चों की बात करेंगे। अपने साथ इसको आप लिंक करते रहना, अगर आपने करना होगा, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर हम जो है किसी भी विषय के बारे में कुछ भी जानते हैं, वो हमारा स्कीमा कहलाता है। पियाजे का क्या मानना था कि जो नवजात शिशु है उनके पास जो है कम संख्या में जन्मजात स्कीमा होते हैं। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि कम संख्या में, आपके पास तो स्कीमा बहुत है क्योंकि आप बड़े हो गए। अब एक छोटा बच्चा है जो अभी अभी आपके जमा है, अभी अभी उसने जन्म लिया है, अभी अभी उसका बर्थ हुआ है, तो उसके पास कितने स्कीमा हो सकते हैं जन्मजात, 2 से 3 या 4 हो गए। बाकी जितने भी स्कीमाज है वो, या बाकी जितना भी स्कीमा उसके पास होगा वो क्या होगा, उसके अनुभव के आधार पर होगा। तो पहले जो जब बच्चा जन्म लेता है, अब आपको लगेगा कि कौन से स्कीमा बच्चे के पास होते हैं। जैसे कि बच्चा जब जन्म लेगा तो बच्चे का माँ का दूध पीना, अब माँ का दूध पीना बच्चे को तो नहीं कोई सिखाता, कोई भी नहीं सिखाता। छोटा बच्चा है, आपके पास जन्म है, जन्म के जो है मान लीजिए 1 घंटे के बाद जो है उसको माँ का दूध पिलाया जा रहा है, तो बच्चा माँ का दूध पीता है और उसको ये कोई सिखाता नहीं है, उसको पहले से पता होता है कि कैसे पीना है। ये जो स्कीमा है ये कैसा आपके पास है, ये जन्मजात स्कीमा है, वो उसके पास, उसको पहले से ही पता है। कुछ स्कीमा ऐसे होते हैं जो बच्चे के पास पहले से ही होते हैं, जन्मजात होते हैं, जन्म लेने से पहले उसके पास होते हैं। उसको कोई दूध पीना नहीं सिखाता, उसको कोई जो है अपनी, कई बार देखा होगा छोटे बच्चे जब थोड़े से बड़े लग जाते होने तो अपना जो है अंगूठा चूसते हैं, देखे होगे आपने। अंगूठा चूसने वाली बीमारी जो बच्चों में होती है, बीमारी तो नहीं कहेंगे लेकिन ये क्या है, ये स्कीमा है आपके पास, ठीक है। बच्चों का जो है किसी जो है कपड़े को पकड़ना, अपने कपड़े पकड़ेगा,
या किसी और के कपड़े पकड़ दिए। तो यहाँ पे पकड़ने की बात की जाए, चाहे आपके पास दूध पीने की बात की जाए, चाहे अपने अंगूठे को चूसने की, उंगलियों को चूसने की बात की जाए, तो या अपनी मुट्ठी को चूसने की, या फिर आपके पास कुछ भी कह लीजिए, तो ये छोटी मोटी जितने भी स्कीम आपके पास 2-3 हैं, ये बच्चों के जन्मजात होते हैं। लेकिन जैसे जैसे बच्चों के बौद्धिक विकास होता है, बौद्धिक का मतलब संज्ञानात्मक, एक ही वर्ड है। अगर मैं बौद्धिक की बात करूँ चाहे संज्ञानात्मक, दोनों आपके ये किससे रिलेटेड है? कॉग्निटिव से। क्लियर? ये बात आपने समझनी है, ठीक है। और जैसे जैसे बच्चे का यहाँ पे बौद्धिक विकास होता है, वो अपनी समझ जो है वातावरण के साथ इन स्कीमा के आधार पर परिवर्तन करता है। जैसे कि क्या है, पहले बच्चा जो है आपके दूध पीता था, ये आपकी इस पर जन्मजात स्कीमा था। अब दूध पीने के स्थान पे बच्चा क्या करेगा? खाना खाना सीखेगा, चलना सीखेगा, ठीक है। इस तरह से आपके पास यहाँ पे जो है दौड़ना सीखेगा। ये सारे स्कीमा आपके पास परिवर्तित होंगे, लेकिन कब? जब बच्चे का बौद्धिक विकास होगा। और इसी बौद्धिक विकास की बात किसमें की जाती है? कॉग्निटिव डोमेन्स के अंदर। ये हम कह लीजिए कि जब हम किसी भी विषय के बारे में अपनी सोच में बदलाव करते हैं, तो हम अपने स्कीमा में भी बदलाव करते हैं या फिर परिवर्तन करते हैं। इस तरह से इसको समझ सकते हैं। या और आपको इसको समझना होगा तो ये समझ लीजिए कि स्कीमा की जो अवधारणा का सबसे पहले प्रयोग पियाजे द्वारा क्यों किया गया? क्योंकि पियाजे क्या मानता है कि यहाँ पे एक समय के बाद बौद्धिक विकास होने के बाद आप उसमें चेंजेस करोगे ज़रूर। और तभी मैंने कहा कि यहाँ पे जब चेंजेज होंगे तो उसमें कन्फ्यूजन भी आपके होंगे। और जब आपके पास कहीं विसंगतियाँ आपके पास आएगी, कन्फ्यूजन आएगी, तो वहाँ पे क्या करोगे आप? जो पुराना स्कीमा था, उस पुराने स्कीमे को आप सही करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए स्कीमा का एक और एग्जाम्पल आपको देता हूँ, सिंपल है और मैक्सिमम यही एग्जाम्पल मैं देता हूँ कि आपके पास उदाहरण के लिए क्या है कि मैं कह रहा हूँ कि सेब, एप्पल मैंने कहा, ठीक है, एप्पल मैंने कहा। अब देखिए एप्पल एक वर्ड है। अब आपके माइंड में क्या आ रहा है? एप्पल आ रहा है। अब कैसा एप्पल आ रहा है आपके माइंड में? या तो एप्पल की जो आपकी एक इमेज बनी है, वो कैसी इमेज बन रही है? हो सकता है कि रेड कलर का आपको दिख रहा हो, जो आपकी माइंड में बन रहा है। रेड एप्पल आप एज्यूम कर रहे हो कि ये रेड एप्पल है। हो सकता है आपके पास यहाँ पे येलो एप्पल का एज्यूम कर रहे हो, ऐसा पॉसिबल है। हो सकता है आपको ग्रीन एप्पल दिख रहा है मतलब कि इमेजिनेशन में, ठीक है। सिर्फ भाव समझिए मेरे समझाने का, कि आपको स्कीमा में समझा रहा हूँ कि स्कीमा क्या है। ठीक ऐसे ही बच्चे का भी आपके पास है। अब जब मैंने एप्पल लिखा, अगर मैं सेब कहूँ तो हो सकता है कि सेब से आपके पास ग्रीन आपको दिखे। जैसे कि मैं अपनी बात करता हूँ, तो जब मैं सेब का सुनता हूँ तो मुझे ग्रीन दिखता है कि हाँ ग्रीन कलर का सेब है। और जब मैं एप्पल इंग्लिश में समझता हूँ कि एप्पल, तो मुझे वो वाला याद आता है जो कि आपके पास एक बुकलेट आती है बच्चों वाली, उसमें रेड कलर का ही आपके एप्पल रहता है। तो वो वाला आपके एप्पल मुझे लगता है कि हाँ वो एप्पल है। और जब सेब है तो सेब मुझे फिर ग्रीन वाला दिखता है, क्योंकि मार्केट में मैक्सिमम ग्रीन वाला ही आपके देखने को मिलता है, ठीक है। ऐसा नहीं है आपकी रेड भी आपके देखने को मिलता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। कहने का क्या मतलब है, इसको मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि जैसे ही मैंने कहा कि सेब, तो आपके मस्तिष्क में सेब की छवि आई। अब ऐसे ही बालक के मस्तिष्क में भी जो चीज़ पहले से जमा होती है, उसका प्रयोग वो एक्चुअल में जो वातावरण में उपस्थित वस्तुएं हैं उसके लिए जानने के लिए करता है, ठीक है। मान लीजिए जो बालक को ये पता है, एक बच्चे को ये पता है कि सेब कैसा होता है? लाल, यानी कि रेड होता है, रेड एप्पल। और उसने ये कहाँ देखा या कहाँ सीखी ये चीज़? बुकलेट के अंदर। अब बुकलेट जो छोटी छोटी बच्चों की आती है, उसके अंदर उसने जो देखा ए फॉर एप्पल, तो एप्पल था रेड। अब जैसे ही बच्चा बाजार गया, मान लीजिए कि कभी बच्चा बाजार चला गया किसी के साथ, अब बच्चा थोड़ा बड़ा हो चुका है, अब बच्चा इतना बड़ा हो चुका है चल फिर सकता है, तो बच्चा मार्केट चला गया और उसने देखा कि ये क्या है, पूछ लिया उसने। तो उसने क्या देखा, या मान लीजिए कि उसने ये देखा भी और साथ में उसने पढ़ा, कहीं लिखा हुआ था, जो आपके होता है कि जो कई बार आपके प्राइस टैग लगे होते हैं कि एप्पल इतना, क्योंकि उसने उस बुकलेट के अंदर एप्पल देखा था कि एप्पल की स्पेलिंग उसको पता है। मान लीजिए सेब का, चलो हिंदी में ही होगा तो सेब होगा, तो वहाँ पे लिखा होगा, तो उसने देख लीजिए कि एप्पल तो आपके पास रेड होता है, क्योंकि उसने बुकलेट के अंदर देखा ही रेड है। तो यहाँ पे क्या हुआ, क्योंकि उसने एप्पल रेड देखा था, और अब जो एक्चुअल में उसने क्या देखा कि एप्पल कैसा है, एक्चुअल में उसने देख लिया कि यहाँ पे एप्पल तो यहाँ पे ग्रीन है, क्योंकि उसको एक तो कलर का ज्ञान भी अब हो गया है। उसको जो है कलर के साथ साथ जो एप्पल का भी उसको याद है कि एप्पल रेड होता था, लेकिन यहाँ तो आपके ग्रीन है। तो ऐसे में क्या है, उसकी विसंगति आपकी आ जाएगी, कन्फ्यूजन उसके पास हो जाएगा माइंड के अंदर। अब कन्फ्यूजन हो जाएगा तो वो क्या करेगा, अपने जो है माइंड में पहले से उसने जो स्कीमा बनाया था रेड एप्पल का, उसमें वो परिवर्तन करके कहेगा कि यहाँ पे एप्पल तो ग्रीन होता है। और यही स्कीमा आपके पास फिर से आपके विसंगतियाँ उत्पन्न करेगा,
जब वो आपके पास एप्पल को येलो कलर का थोड़ा सा देखेगा, जो येलो वाले एप्पल होते हैं वो देखेगा, फिर से वो समझेगा कि एप्पल तो आपके पास रेड था, लेकिन बाद में मैंने मार्केट में देखा ये तो आपके पास यहाँ पे ग्रीन है, और कभी घर में ले आए एप्पल तो वो एप्पल कौन से थे, वो येलो येलो कलर के थे। तो आपके बच्चे ने क्या देखा कि यहाँ से उसकी जो विसंगतियाँ हैं, कन्फ्यूजन है, उसके जो एक्सपेरिमेंट थे पूर्व के, उसके आधार पर उसने जो एक्सपेरिमेंट क्या देखने, जो आपके एक्सपीरियंस जो आपके पास हुए वो कैसे हुए, वो बच्चा कन्फ्यूज है। तो उसमें एट द एंड उसने क्या किया, अपने जो है इन विसंगतियों को, अपने एक्सपीरियंस को एक साथ किया, और एक साथ उसने क्या किया, स्कीमाज में परिवर्तन किया, और उसने क्या सीखा कि एप्पल जो है रेड भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, येलो भी हो सकता है, और अभी हो सकता है उसको ये लगे कि कोई और कलर में भी एप्पल अवेलेबल हो सकता है। तो यानी क्या है, पूर्व स्कीमा के आधार पे नए स्कीमों में जो आपके परिवर्तन किया गया, और जितनी विसंगतियों का अनुभव होता है वैसे वैसे वो पुराने स्कीमा के साथ परिवर्तन करके उसमें नए स्कीमे को जोड़ता जाता है। तो ये था आपके पास स्कीमा। ठीक है, स्कीमा जैसे बनते हैं, यानी जो चीज़ आपको अभी तक पता है वो चीज़ आपको क्या है, वो आपकी स्कीमा है, और कुछ चीज़ आपको नहीं पता है तो वो क्या है, उसके कारण यहाँ पे पूर्व जो आपके पास नॉलेज है उसके आधार पे न्यू नॉलेज में आपके पास क्या है, आपकी विसंगतियाँ यहाँ पे उत्पन्न हो सकती है। और जब विसंगतियों का अनुभव बच्चा करेगा तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में पुराने स्कीमाज में परिवर्तन करके बच्चा जो है नए स्कीमा यहाँ पे डेवलप करता है। तो ये चीज़ आपके है स्कीमाज। उम्मीद है पहले वाला स्कीमा पॉइंट आपका क्लियर हो गया। एसिमिलेशन देखते हैं कि एसिमिलेशन आपके पास क्या है। एसिमिलेशन आपके पास क्या है, एसिमिलेशन का मतलब आप इस तरह से समझ लीजिए कि इसको हिंदी में एसिमिलेशन को, स्कीमा को तो स्कीमा ही आप कह लीजिए, स्कीमा आप जो पूर्व अनुभव है बस वो समझना, और एसिमिलेशन यानी कि आत्मसात्करण कह लीजिए इसको। आत्मसात्करण एक ऐसी प्रक्रिया है जहाँ पे जो बच्चा है किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए पहले जो सीखी गई चीज़ें हैं उसमें जो आपके पास संज्ञानात्मक तौर पे बात कर रहे हैं, जितनी भी आपके पास चीज़ें हैं वो कॉग्निटिव प्रोसेस पर बेस है। तो यानी कि बच्चे के पास क्या है कि किसी भी समस्या का जो हल करने के लिए पूर्व सीखी गई संज्ञानात्मक संरचना या मानसिक प्रक्रियाओं का अगर बच्चा सहारा लेता है तो आपके पास एसिमिलेशन कहलाता है। एग्जाम्पल एसिमिलेशन का एग्जाम्पल मैं देता हूँ। मैंने क्या कहा था कि बच्चे के पास जन्मजात स्कीमा कौन सा है, माँ का दूध पीना। ठीक है, अब उसी जो है माँ के दूध को पीने की जो प्रक्रिया है, अगर उसको कोई टॉय दे दिया जाए तो वो उसके साथ भी कर सकता है। तो यहाँ पे क्या है कि बच्चे को नहीं पता कि खिलौने के साथ खेलना है। आपने देखा होगा कई बार आपने बच्चों के लिए टॉय लेकर आते हैं, झुनझुन वाले कुछ भी आपके पास हो, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ कि कोई भी आपके पास है जिसमें अच्छी अच्छी साउंड्स हो, इस तरह की कोई टॉय लेकर आते हैं। तो अभी बच्चा बिल्कुल छोटा है, दूध पी रहा है, तो उसको सिर्फ एक ही जन्मजात स्कीमा पता है दूध पीने का अभी तक। ठीक है, तो वो क्या करेगा, अगर कोई आपके पास उसको चीज़ लेकर दे देंगे, उसको मुंह में डालने की कोशिश करेगा, तो वो सोचेगा कि ये आपके पास यही, क्योंकि एक्चुअल में उसको पता ही उतना है। तो यहाँ पे एसिमिलेशन का मतलब क्या है, एसिमिलेशन का मतलब है कि पहले जो बच्चे को जो चीज़ पता है, उसके दिमाग में जो संरचना है, मानसिक प्रक्रिया जो सहारा ले रहा है, वो किस आधार पे लेगा, अपने जो है एक्सपीरियंस के आधार पे, अनुभव के आधार पे, जो चीज़ें उसको पता है। तो अभी तक उसको एक ही चीज़ पता है कि उसको क्या है, माँ का दूध पीना आता है। तो वहाँ पे बच्चा क्या करेगा, तो जितने भी खिलौने उसके लिए दिए जाएंगे, जितने भी उसके लिए प्रलोभन के लिए, उसको बच्चे को जो है चुप करवाने के लिए, जब बच्चा रोता है, झुनझुन वगैरह जो भी आप देते हो एक्सेट्रा, वो सारी चीज़ें क्या है, उनको वो मुंह में डालने के, चूसने की कोशिश करेगा। मतलब क्या है, मतलब ये है कि जो पहले के स्कीमा है उसी स्कीमे को आधार बनाएगा वो दूसरी चीज़ों को सीखने के लिए, दूसरी चीज़ों को यानी कि मानसिक प्रक्रिया का सहारा लेगा दूसरी चीज़ों के साथ, खिलौनों के साथ, किसके आधार पे, जन्मजात स्कीमा के आधार पे। ये आपके पास है एसिमिलेशन। क्लियर। थर्ड पॉइंट पे आ जाइए, एकोमोडेशन। एकोमोडेशन क्या होता है, एकोमोडेशन होता है कि बालक या शिशु जब भी कोई एक नई समस्या का सामना करता है, अब पहले क्या था कि एसिमिलेशन में क्या था कि पहले की चीज़ें हैं, उन्हीं चीज़ों के आधार पर दूसरी चीज़ जो उसने देखी है, सुनी है, उसको वो आपके पास उसका मानसिक प्रक्रियाओं का वहाँ सहारा लेगा। अब कई जो चीज़ें आपकी ऐसी देखने को मिलेगी, या कह लीजिए कि जो मौजूदा स्कीमा है बच्चे का, वो वहाँ पे काम ही नहीं करता। किसी नई तरह की वस्तु उसने देख ली, या नई तरह की स्थिति उसके सामने आ गई, इसको जो क्या है, यहाँ पे जो पूर्व की कुछ सूचना है या फिर कुछ नई सूचना को समझने के लिए, एक नई जानकारी के लिए उसको जगह बनानी पड़ेगी। जैसे कि मैंने क्या कहा था कि यहाँ पे एक एप्पल रेड है, दूसरा आपके पास ग्रीन है, तीसरा आपके पास येलो है। अब उसने पहले क्या देखा था, पहले रेड देखा था, पूर्व अनुभव उसका काम नहीं आया क्योंकि उसने तो एप्पल रेड देखा।
अब क्या है, यहाँ पे नई इन्फॉर्मेशन वो जोड़ेगा, और नई इन्फॉर्मेशन जोड़ने के लिए क्या करेगा, वो कहेगा कि एप्पल तो ग्रीन होता है। अब कई बार ये भी आपके पास काम नहीं करेगा, क्योंकि एप्पल जो है आपके पास किसी दिन घर में आप लेकर आ गए येलो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, उसमें क्या है कि आपके पास पहले से मौजूद जानकारी को वास्तविक रूप से समायोजित यहाँ पे किया जाता है, यानी चेंजेज आपके किए जाते हैं। यहाँ पे पहले जो आपके पास ज्ञान होता है वो ज्ञान आपके किसी काम का नहीं रहता, उसमें ना तो आप मानसिक प्रक्रिया का सहारा ले सकते हैं, क्योंकि वो एक्चुअल में यहाँ पे काम ही नहीं करेगा। तो यहाँ पे कुछ नई सूचना है, उन सूचनाओं को समझने के लिए आप अपनी जो है नई जानकारी के लिए जगह बनाएंगे, और आपके पास पहले से मौजूद जो जानकारी है उसको वास्तविक रूप से यहाँ पे समायोजित करेंगे, उसको यहाँ पे चेंज करने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे चीज़ों को ऐड करने की कोशिश करेंगे। ये है एकोमोडेशन। सिंपल सा है एकोमोडेशन, कि पूर्व जानकारी आपकी किसी काम की नहीं होती है, यहाँ पे नई जानकारी आपको एडॉप्ट करनी पड़ती है। ये बिल्कुल ऐसा है कि अगर आपका बच्चा जो है आकाश में अगर आप कोई उड़ती हुई चीज़ देखेगा, चाहे आपके पास कोई बर्ड है, चाहे आपके पास एरोप्लेन है, अगर आपने बर्ड कहा है तो उसको वो एरोप्लेन को भी बर्ड ही समझेगा। अगर आपने एरोप्लेन कहा है तो एरोप्लेन की जगह अगर बर्ड भी उड़ेगा तो उसको लगेगा बर्ड ही आपके उड़ रहा है। तो ये है आपके पास एकोमोडेशन। लेकिन एक समय बाद उससे पता लगेगा कि बर्ड अलग है, एरोप्लेन अलग है, पैरेट अलग है, क्रो अलग है, इस तरह से, ठीक है। तो ये आपके पास है। अब यहाँ पे एक आपके पास इक्विलिब्रेशन, एक कॉन्सेप्ट है इक्विलिब्रेशन, उसको ध्यान से समझना। इसमें भी आपके पास तीन तरह के देखने को मिलते हैं। ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट का ही आपके पास है इक्विलिब्रेशन। इक्विलिब्रेशन के अंदर भी दो आपके पास देखने को मिलेंगे पॉइंट। ये दो तरह से आपके डिवाइडेड होते हैं। दो तरह से कैसे डिवाइडेड होते हैं इक्विलिब्रेशन? एक आपके कहा जाएगा, इसको अगर आपने लिखना हो तो लिख लेना, एक को कहा जाएगा डिसइक्विलिब्रेशन, ठीक है। दूसरे को कहा जाए आपके पास इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम भी कह सकते हैं, इक्विलिब्रेशन भी कह सकते हैं। ये आपके पास जो है प्रोसेस ऑफ एडॉप्शन, एक जो कॉन्सेप्ट है प्रोसेस ऑफ एडॉप्शन। एडॉप्शन का मतलब कि अनुकूल की जो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जो बच्चा दुनिया के सामने अपने मॉडल को प्रस्तुत करता है, या अधिक निकटता से मेल खाने के लिए जो इसको बदलने की कोशिश करता है, या कह लीजिए कि जब हमारे जो स्कीमा समझ सकते हैं कि हमारे आसपास जो चीज़ें हैं उनको वो जान सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपके सामने कोई टेबल आपके रख दिया जाए, तो आपको पता है कि ये टेबल है, तो इस समय आप किस सिचुएशन में हो? इक्विलिब्रेशन में। तो इस समय इक्विलिब्रेशन में आपके हो। एक दूसरा आपके पास है डिसइक्विलिब्रेशन, यानी कि संतुलन और असंतुलन। इसको आप इस तरह से समझना, जिस तरह से आपके पास ये इमेज है, ठीक है, इस तरह से आप इसको समझना कि जिस तरह से आपके पास इमेज, एक तराजू आपने देखा है, इस तरह से आपका ये तराजू आपका रहता है, अगर आपने देखा होगा, ठीक है। अब तो नहीं देखने को मिलते, लेकिन ऐसा, हाँ, कोट वाला तराजू, आपके जो कोट आपके पास एक अंधी जो आपके पास लेडी है, उसके जो पट्टी बनी है उसके हाथ में जो रहता है, वो वाला तराजू समझ लीजिए। जब ये संतुलन है, जब ये बिल्कुल स्ट्रेट है, तो मतलब क्या है, आपके पास इक्विलिब्रेशन है। इक्विलिब्रेशन का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे आपके पास जितनी भी जानकारी है वो आपको ऑलरेडी पता है। आपके सामने कोई चीज़ है, मान लीजिए आपके सामने टेबल है, चेयर है, इस तरह की चीज़ें हैं, आपके सामने ब्लैक बोर्ड है। अब मेरे सामने तो यही चीज़ें है। अगर मैं ऊपर की ओर देखूँ तो फैन है। अब आपके सामने जो भी चीज़ें आसपास है, अगर उनके बारे में आपको पता है, वो बेशक एक नाउन है, क्योंकि कोई चीज़ है तो उसका नाम होगा, नाम है तो मतलब नाउन है। अब जितनी भी चीज़ों को आपको पता है, अगर वो आपके मस्तिष्क को पता है, तो इस समय जो आपका मस्तिष्क है, आपका जो माइंड है, वो किस स्थिति में होगा? इक्विलिब्रेशन में, संतुलन की स्थिति में होगा, क्योंकि आसपास की चीज़ों को आप वहाँ पे जानते हो। बच्चे की भी यही स्थिति है। बच्चे पे हम बात करेंगे कि बच्चे जब जो है आसपास की दुनिया में चीज़ों को देखते हैं, अगर उन्हें उन चीज़ों के बारे में पहले से पता है, तो यानी कि वो किस स्थिति में है? इक्विलिब्रेशन में, संतुलन की स्थिति में बच्चे हैं। दूसरी बात, हालांकि जब कभी आपके पास कोई नई चीज़ या अनजानी चीज़ आपकी आ जाए, जो कि ये मान के चलिए कि बच्चे के लिए वो एक अलग ही नई प्रकार की है, जिससे जो है बच्चा क्या है, बच्चा वहाँ पे हो सकता है उसके साथ उसको डर लग जाए, इस तरह की चीज़ें हैं, वो किस स्टेज में आपके बच्चा चला जाएगा? डिसइक्विलिब्रेशन में। अब ये आपके साथ कुछ कई बार ऐसा हो जाता है कि जैसे कि मान लीजिए कि अभी इंडिया के अंदर आप हो, इंडिया में आप जो है कंफर्ट में हो, आपको यहाँ पे सभी पता है कि ये स्टेट हैदर है, इसके पास ये वाला स्टेट है, इसके बाद इस तरह से है, आपको रोड का भी पता है, मैप का भी आपको सभी पता है। तो अभी आप यहाँ पे सारी चीज़ों को जानते हो, सारे आपके पास, मान लीजिए कि आपको पूरे इंडिया में आपने टूर किया है तो आपको पता है। हिमाचल का तो सभी को पता होगा मैक्सिमम को, तो हिमाचल में आपके पास मान लीजिए कि आपको
हर रूट का पता है, हर रोड का पता है, जगह का पता है, कैसा माहौल है, हर चीज़ का। तो आपका माइंड क्या है यहाँ पे, इक्विलिब्रेशन में है। लेकिन जैसे ही आप इंडिया के बाहर चले जाते हो, सात समंदर पार जो कहा जाता है, उस समय आपका माइंड किस स्थिति में आ जाएगा, डिसइक्विलिब्रेशन में। अब वहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है, अभी तो आपने क्या देखा है कि छोटी छोटी चीज़ों के लिए आप लाइन में लगते हो। मान लीजिए रेस्टोरेंट में आप गए और रेस्टोरेंट में आपने क्या देखा कि जाकर आपको खाना खाना है, तो वहाँ पे आपको क्या है, यहाँ पे आप चले गए, वहाँ पे आपके पास सर्विस वाले खुद आ जाएंगे। लेकिन आपके पास मान लीजिए आप किसी फॉरेन कंट्री में चले गए, किसी रेस्टोरेंट में चले गए, तो वहाँ पे कोई आपके पास स्टाफ ही देखने को नहीं मिलेगा। तो ऐसे में क्या है, आप किस सिचुएशन में आपके पास आ जाएंगे, डिसइक्विलिब्रेशन में, आप असंतुलन में आ जाएंगे। इससे बचने का प्रयास करेंगे और आप कोशिश करेंगे कि बेशक स्ट्रीट फूड ये खाया जाए, क्योंकि रेस्टोरेंट में वहाँ पे कोई काम करने वाला एक्चुअल में है नहीं। वहाँ पे क्या है, विंडोज़ मशीन आपके लगी होती है, वहाँ पे आपको जाकर वहाँ पे कॉइन आपको डालना होता है, वो कॉइन आपको पहले परचेज करना पड़ेगा या कार्ड आपके एक्सेप्ट होगा उस पर। वहाँ पे ऑर्डर आप खुद प्लेस कर सकते हैं, खुद आप अपने ऑर्डर के हिसाब से वहाँ पे मेन्यू के हिसाब से आप वहाँ पे ऑर्डर बना सकते हैं, पेमेंट हो जाएगी और आपके पास विंडोज मशीन आपको उस हिसाब से आपका जो जो आपने बताया है किस तरह से आपको चाहिए, जो आपने सेलेक्ट वहाँ पे किया है, उस हिसाब से वो आपके पास वहाँ पे विंडोज मशीन से आपका वहाँ पे खाना आ जाएगा। तो ऐसी चीज़ें आपको क्योंकि पहले पता नहीं थी, तो इस समय आप असंतुलन की स्थिति में, और इससे बचने का आप प्रयास करेंगे। बचने का प्रयास क्यों करेंगे, क्योंकि मान लीजिए कि आप विंडोज मशीन के सामने, अब आपने कभी यूज़ नहीं किया है, अब पहले ही आपके पास डिसइक्विलिब्रेशन में आपके आ गए हैं, तो मतलब क्या है, आप क्या करेंगे, आपके पीछे लाइन लगी, मान लीजिए 3-4 आपके पास और पीछे खड़े हो गए और वहाँ के लोकल है, तो आप क्या है, वहाँ पे आपको खुद को असहज फील करोगे, आपको इंसर्ट फील होगी, और आप क्या करेंगे, आगे से भविष्य में ऐसी चीज़ों से बचने की कोशिश करेंगे। आप कोशिश करेंगे कि बेसिक स्ट्रीट फूड कहीं भी आपके हैं तो आप उससे गुजारा कर लेंगे, अगर कभी आपका जो है फ़ौरन जाना आना हुआ, और जब तक आपको नहीं पता लगता है कि ये वाली चीज़ें इस तरह से होती है। तो ये किस तरह की सिचुएशन है, इक्विलिब्रेशन और डिसइक्विलिब्रेशन। ये बच्चे के साथ भी ऐसा ही होता है, आपके साथ भी ऐसा ही होता है। ये एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, एक्चुअल में ये बच्चे के हिसाब से था, लेकिन आपको मैं समझा रहा हूँ कि आपको ताकि समझ में आए कि इक्विलिब्रेशन और डिसइक्विलिब्रेशन क्या है। संतुलन और असंतुलन की स्थिति आपके है, सिंपल है। जब चीज़ों के बारे में आप जानते हो तो फिर आप संतुलित है, आपका माइंड संतुलित है, आपका मस्तिष्क, और जिन चीज़ों के बारे में आप नहीं जानते उन चीज़ों से आप बचने की कोशिश करते हो। जैसे कि आपने आज से पहले एग्ज़ाम मान लीजिए 4 या 5 टाइम दिया होगा, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा हूँ। उससे पहले भी आपने ये थ्योरीज पढ़ी है, लेकिन इन थ्योरीज को आपने इतने जाने की डेप्थ में कोशिश नहीं की, क्योंकि समझ ही नहीं आता। आपने क्या किया कि इसको बचने का प्रयास किया, आपने इसकी बजाय सिर्फ जी के सेक्शन पे जोड़ दिया और रट दिया आपने बुक्स की बुक्स। लेकिन यहाँ पे कब तक आप बचोगे, आप उस समय असंतुलन की स्थिति में थे और आप चाहते थे कि संतुलन कैसे हो, संतुलित आप कैसे होगे, क्योंकि आपको जिन चीज़ों के बारे में पता है आप उन्हीं चीज़ों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, और जिनके बारे में पता ही नहीं है उन चीज़ों को आप क्या करेंगे, उन चीज़ों से बचने की कोशिश करोगे। जैसे कि आपने इस थ्योरी के बारे में इतना डिटेल में जानने से बचने की कोशिश की। तो ये आपके पास स्कीमा, एसिमिलेशन, एकोमोडेशन, इक्विलिब्रेशन, ये आपके पास 3-4 चीज़ें आपके पास देखने को मिलती हैं। ये आपको थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना है। इसके अलावा अलका रानी मैम, क्या टाइम है आपका ज्वाइन करने का, बीच में आप यहाँ पे डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हो। 6 बजे आपके पास अभी 5 से 10 मिनट सारी क्लास आपकी चलनी है। जब लेट हो जाओ, अगर आपके पास 10 मिनट लेट हो गए तो फिर आप ज्वाइन मत करना प्लीज़, बाकी स्टूडेंट आपके यहाँ पे डिस्टर्ब होते हैं। आगे बात करेंगे स्टेजेस के बारे में। अब यहाँ पे इसकी स्टेजेस देखने को मिलती है। कॉग्निटिव प्रोसेस हमने कंप्लीट देख लिया, स्कीमा देख लिया, एसिमुलेशन देख लिया, एकोमोडेशन देख लिया, इक्विलिब्रेशन आपके देख लिया, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ पे स्टेजेस की बात। स्टेजेस की बात तो हमने की ही नहीं है। पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट में कितनी स्टेजेस है, स्टार्टिंग में हमने बात की 4, राइट। पहली स्टेज सेंसरी मोटर स्टेज, लिख लीजिए। पहली स्टेज आपके पास कौन सी है, सेंसरी मोटर स्टेज। और सेंसरी मोटर स्टेज आपके पास कितने से कितने की अवस्था आपके देखने को मिलती है, तो ये देखने को मिलती है 0 से लेकर 2, 0 से लेकर 2 तक आपके चलेगी। इसकी मेरे पास स्लाइड अगर होगी तो एक बार मैं स्लाइड देख लेता हूँ। एक बार मैं आपको कमेंट सेक्शन भी देख लेता हूँ, क्योंकि आपका टाइमिंग ही आपके पास 5 से 6 आपका डिसाइड किया गया है, तो आपको किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि अगर आपको किसी को दिक्कत है तो फिर तो समस्या आपके हो जाएगी। एक बार मैं देख लेता हूँ, किसी को घर पे कोई काम वगैरह हो तो फिर आपके टाइम लिमिट हम चलेंगे, क्योंकि फिर अगर मैं पढ़ाने लग गया तो 6-10 तक आपकी क्लास चल सकती है, ठीक है। नहीं है किसी को प्रॉब्लम, ठीक है, नो प्रॉब्लम, ओके, ठीक है, ओके।
जस्ट मुझे एक बार चेक करना था ताकि आपको समस्या ना हो किसी को, क्योंकि कई बार वर्किंग आप होते हैं तो हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। वर्किंग के बाद आप क्लास लगा रहे हो, उसके बाद आपके पास घर पे काम है, क्योंकि मैक्सिमम मुझे देखने को मिलता है जितने भी यहाँ पे, तो सभी यहाँ पे लड़कियाँ हैं, शादीशुदा है मैक्सिमम, बाकी कुछ एक लड़के भी है। चलो लड़के तो मैनेज कर भी लेंगे तब भी, पर होता है कई बार कि खाना वगैरह बनाना होता है, शाम का टाइम है। ठीक है, तो सेंसरी मोटर स्टेज की बात कर रहे थे, इसको आप लिख लेना, 0 से लेकर 2 ईयर तक चलेगी। और इसको जो है इन्फेंसी आपके पीरियड भी कहा जाता है। इन्फेंसी इसलिए कहा जाता है क्योंकि बच्चा आपके पास शिशुअवस्था में बच्चा है, तो 0 से लेकर 2 ईयर तक, 0 से लेकर 2 ईयर तक आपके पास यहाँ पे बच्चा रहता है सेंसरी मोटर स्टेज में। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जीन पियाजे कह रहे हैं। और सेंसरी मोटर स्टेज हिंदी में इसको कहा जाता है इंद्रिय जनित गामक अवस्था। अब इंग्लिश में ज़्यादा बेटर है इसको याद करना, ठीक है। बाकी हिंदी में किसी ने लिखना होगा तो लिख लीजिए इंद्रिय जनित गामक अवस्था। बाकी मेरे हिसाब से तो ये बेस्ट है आपके पास सेंसरी मोटर स्टेज, ठीक है। सेंसरी मोटर स्टेज पहली आपके पास स्टेज रहेगी, कहाँ से कहाँ तक, बर्थ से लेकर कहाँ तक, 2 ईयर तक, या 0 से लेकर 2 कह लीजिए, या जन्म से लेकर 2 वर्ष तक, जो भी आपने कहना। इस अवस्था को आपके पास सेंसरी मोटर स्टेज इसलिए कहा गया क्योंकि इस अवस्था के अंदर, इस एक स्टेज के अंदर जो चाइल्ड है वो अपनी जो है इंद्रियों को, अपनी गति क्रियाओं को, उसको नियंत्रित करना सीखता है। तो इसका मतलब क्या है कि इस स्टेज में बच्चा क्या है, इंद्रियों और गति क्रियाओं से समझता है, सीखता है, उसको कंट्रोल करना सीखता है। तो इसी कारण इसको इंद्रिय जनित गामक अवस्था भी कहा जाता है, यानी कि सेंसरी मोटर स्टेज। अब इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण करेगा, तो समझ लेना इंद्रिय आपके पास कितनी है, सेंसेस, 5 सेंसेस है। गामक क्रिया आप समझ सकते हो कि गामक क्रिया साइकोमोटर्स जो जितनी आपके पास से देखने को मिलेगी, जिसमें कि बच्चे का जो है जो आउटसाइड जाना, इस तरह की सारी चीज़ें ये बच्चा 2 ईयर तक आपके सीख लेता है, ये सारे प्रोसेस। तो इंद्रिय गामक और इंद्रिय जनित और गामक अवस्था इसलिए इसको कहा जाता है, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे बच्चे के रिफ्लेक्स एक्शन जो एंड्स आपके होते हैं, तो अगर आपसे पूछा जाए कि अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे किस स्टेज के अंदर बच्चे के रिफ्लेक्स एक्शन एंड्स आपके होते हैं, तो रिफ्लेक्स एक्शन एंड आपके कहाँ पे देखने को मिलते हैं, सेंसरी मोटर स्टेज में। अब ये रिफ्लेक्स एक्शन एंड आपके क्या है, किसी का माइक ऑन हो गया बीच में, किसका माइक ऑन हो गया है, इस डिवाइस के अंदर देख लीजिए, यहाँ पे किसी का माइक ऑन है बीच में। ये जो सरसराहट है ये आपके पास काफ़ी डिस्टरबेंस आपकी क्रिएट करती है, ठीक है। ये जो जाने वाले हैं ये जाने वाले ही रहेंगे, एक बार मैं देख लेता हूँ, किसी का माइक ऑन था, प्लीज़ आप देख लेना बीच में। अगर इस तरह से डिस्टरबेंस रहेगा तो फिर आपकी क्लास पॉसिबल नहीं हो पाएगी, ठीक है। जाना है डायरेक्ट, आप यहाँ पे रेड बटन है उस पर क्लिक करके आप यहाँ से जा सकते हैं, लेकिन माइक ऑन करके मत जाइएगा, ठीक है। सेंसरी मोटर स्टेज, सेंसरी मोटर स्टेज में आपके पास रिफ्लेक्स एक्शन एंड्स देखने को मिलेंगे। अब रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, अभी आप पल के झपका रहे हो या पल के आप जो है बंद कर रहे हो, ओपन कर रहे हो, अभी तक आपने क्या देखा, अभी जैसे ही मैंने कहा कि पल के आपका पल के झपकाना है, ये क्या है, एक रिफ्लेक्शन एक्शन है, रिफ्लेक्शन एक्शन है, इस पर आपके कंट्रोल नहीं है। लेकिन जब मैंने कहा कि पल के आपकी झपक रही है, पल के आप झपका रहे हो, पल के आप बंद कर रहे हो, तो एकदम से आपका ध्यान पलकों पे गया, तो अब इसको कंट्रोल भी आप कर सकते हो कि नहीं झपकानी नहीं है। तो इस पर जो है कंट्रोल भी बच्चा कहाँ सीखेगा, सेंसरी मोड में। इसके अलावा जितने भी रिफ्लेक्शन एक्शन जो आपके होते हैं, जो बच्चे के अंदर बचपन में आपके देखने को मिलेंगे, जैसे कि बच्चा जो है, बच्चे की मुट्ठी बंद रहती है, इस तरह की चीज़ें, बच्चे को अपने यही नहीं पता कि हाथ और पैर को कैसे कंट्रोल किया जाए, एक साथ उसे नहीं पता। आपने देखा होगा जिस तरह से आपके पीटी की क्लास, फिजिकल की क्लास होती है, कोई भी परेड आपकी होती है, तो हैंड और आपके पास जो लेग है उनका कॉम्बिनेशन आपके होता है चलते समय, परेड के समय। तो ये आपके पास पहले ऐसा नहीं होता, बच्चे को नहीं पता है। बच्चे को अगर कहेंगे कि ये वाला आपने इस हाथ से आपने ये करना है, उस हाथ से ये करना है, तो बच्चा उसको कंट्रोल ही नहीं कर पाएगा। बचपन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 0 से लेकर 2 ईयर के अंदर ये बच्चा यहाँ पे जितने भी रिफ्लेक्स एक्शंस है उनका एंड यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। पहली बात क्या हुई, सेंसरी मोटर स्टेज के अंदर पहले क्या देखने को मिला, पहले जितनी भी आपके पास सेंस से रिलेटेड आपकी थी, जितनी भी गामक क्रियाएं थी, उनको जो बच्चा यहाँ पे सीखता है, पहली बात। दूसरा, रिफ्लेक्शन एक्शन एंड यहाँ पे होते हैं, लेकिन कुछ आपके एंड नहीं होते, जैसे पलकों का झपकाना, ये तो अभी भी आपका चल रहा है, तो ये तो कंटिन्यू चले रहेंगे, लेकिन बाकी जो है जिनको एंड किया जा सकता है वो आपके एंड हो जाते हैं। दूसरा, बच्चा यहाँ पे क्या है, बच्चा यहाँ पे इमिटेशन करना सीखता है। जो बच्चा यहाँ पे अपनी मेमोरी डेवलप करेगा, या बच्चा जो अपने यहाँ पे मानसिक विकास करेगा, बौद्धिक विकास की जो बात की जाती है,
किसके माध्यम से करेगा? यहाँ पे बच्चा नकल के द्वारा। तो यहाँ पे इस स्टेज को इमिटेशन स्टेज भी आपके कहा जाता है। तो अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे किस अवस्था को नकल की अवस्था कहा जाता है कि नकल करने की? तो जीन पियाजे की जो फर्स्ट स्टेज है सेंसरी मोटर स्टेज। क्लियर होगी बात? नकल यहाँ पे किस तरह की बच्चा करेगा? जैसे कि मान लीजिए कि आपने कहा कि पापा बोलिए तो पापा बोलेगा, मम्मा बोलिए तो मम्मा बोलेगा, भैया बोला है भैया, इस तरह की जो वर्ड है उसको रिपीट करता है। ठीक है, अगर आपने किसी चीज़ का आपने नाम लिया तो आपके हो सकता है कि बच्चा उस चीज़ को रिपीट कर दे। यहाँ पे नकल बच्चा करता है। अगर आपके बच्चे के लिए कोई टॉय लेकर आते हैं तो बच्चा क्या है, अभी आपको नहीं पता कि बच्चे को इस चीज़ के बारे में कोई नई चीज़ है, अगर आपने एक बार बता दिया कि इस टॉय से इस तरह से खेला जाता है तो बच्चा उसी तरह से उसको खेलने की कोशिश करता है। यानी कि बच्चे यहाँ पे नकल करके सीखते हैं। तो मेमोरी जो डेवलपमेंट होती है वो कैसे होती है? यहाँ पे नकल के द्वारा। ठीक है, इमिटेशन। तो फर्स्ट स्टेज का ये पॉइंट आपके पास है, इमिटेशन। आगे बात करेंगे इसके अलावा और क्या है। इसके अलावा जो बच्चे में देखने को मिलता है ऑब्जेक्ट परमानेंस। ऑब्जेक्ट परमानेंस मतलब कि आपके पास बच्चा जो है, बच्चा क्या करेगा, एक ऑब्जेक्ट को अगर बच्चे को दे दिया गया, अगर बच्चे को आपने ऑब्जेक्ट हटा दिया तो बच्चा यहाँ पे रोना शुरू कर देता है। तो ऑब्जेक्ट परमानेंस भी आपके यहीं पे देखने को मिलता है स्टेज 1 के अंदर। क्लियर? सेकंड की बात करते हैं। सेकंड है आपके पास प्री ऑपरेशनल स्टेज। अब इसका देखिए, फर्स्ट स्टेज में हमने क्या क्या बात की। एक तो आपने इसका फर्स्ट स्टेज का नाम याद रखना, एक सीक्वेंस में ही चलेगा। अगर फर्स्ट स्टेज है तो मतलब फर्स्ट ही है, तो ये सेकंड नहीं होगी, तो फर्स्ट का मतलब फर्स्ट ही है। तो ऐसे पूछी जाएगा जीन पियाजे की पहली अवस्था कौन सी है, कितने से कितने वर्ष की होती है, उसको किस और नाम से जाना जाता है, ये इस तरह से प्रश्न आपके बनेंगे। पहली अवस्था में क्या क्या चीज़ें होती है वो हमने यहाँ पे देख ली। सेकंड की बात करते हैं। सेकंड में आपके पास क्या देखने को मिलेगा, प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज इसको कहा जाता है आपके पास हिंदी में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। कितने से कितने ईयर की आपकी रहती है? 2 से 7। 2 से 7 ईयर आपकी ये रहती है। एक चीज़ आपने याद रखनी कि यहाँ पे ईयर भी आपको पता होना चाहिए कि कितने से कितनी आपकी सेकंड स्टेज है, फर्स्ट कितने से कितनी है। ठीक है, प्री ऑपरेशनल इसको कहा गया। इसमें क्या होगा, इस अवस्था में जो बच्चे हैं आत्म केंद्रिता से ऊपर उठकर दूसरों के संपर्क से ज्ञान अर्जित करते हैं। पहले आत्म केंद्रिता के ऊपर थे तो खुद से बच्चे क्या कर रहे थे, नकल कर रहे थे, नकल के आधार पे खुद अनुसरण उसका कर रहे थे। अब यहाँ पे बच्चे क्या है, बच्चे यहाँ पे आत्म केंद्रिता से ऊपर उठकर जो है क्या करेंगे, दूसरों के साथ यहाँ पे संपर्क करेंगे, संपर्क के आधार पे ज्ञान अर्जित करने की कोशिश करेंगे। अब पहली स्टेज की अगर मैं बात करूँ तो पहली स्टेज में आपके पास क्या देखने को मिला, पहली स्टेज में तो बच्चा क्या कर रहा है, सिर्फ नकल कर रहा है और कुछ भी नहीं कर रहा है, और नकल के आधार पर खुद ही अपनी चीज़ें बना रहा है, अपनी जो है एक डेवलप कर रहा है अपना माइंडसेट कि इस तरह से चीज़ें होगी, जो उसको लग रहा है कि हाँ इस तरह से है तो उसके हिसाब से वो सही है। अपने हिसाब से बच्चा यहाँ पे चलता है। ये कह लीजिए कि बच्चा थोड़ा सा स्वार्थी यहाँ पे होता है फर्स्ट स्टेज के अंदर। सेकंड में क्या है, वो अपने से ऊपर उठकर दूसरों के साथ बातचीत करना शुरू कर देगा, यार दोस्त के साथ खेलना फिरना चल जाएगा, क्योंकि 2 से लेकर 7 ईयर की स्टेज है। तो बच्चा आपके पास परिवार के छोड़कर थोड़ा सा बाहर भी जाएगा, सोसाइटी के जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके साथ खेलने की कोशिश करेगा, खेल के माध्यम से सीखेगा, चित्रों के माध्यम से सीखेगा, क्योंकि अब उसको भाषा का यहाँ पे अच्छा खासा ज्ञान आपके हो जाता है, तो भाषाओं के आधार पर वो जानकारी बढ़ाने की कोशिश करता है। बावजूद इसके वो तार्किक चिंतन से अभी यहाँ पे अनभिज्ञ रहता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या है कि वो बच्चा आपके सीख तो रहा है लेकिन उसके पास लॉजिकल थिंकिंग यहाँ पे है ही नहीं। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल आप इस तरह से समझ सकते हैं कि प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर उसके पास लॉजिकल रीजनिंग है या फिर नहीं। पहली बात, यहाँ पे बच्चा क्या करेगा, बच्चा यहाँ पे एनिमिज्म, आपके पास एक पॉइंट देखने को मिलता है। एनिमिज्म बच्चे के अंदर जो होती है कहाँ पे देखने को मिलेगी, ये आपके पास सेकंड स्टेज में। यानी कि बच्चे को क्या लगेगा, यहाँ पे सारी चीज़ें सजीव है, सभी चीज़ें। जैसे कई बार आपने देखा होगा बच्चा चलते फिरते किसी टेबल चेयर से आपके लड़ गया, किसी भिड़ गया, या मान लीजिए कि खिलौने के साथ खेल रहा था और खिलौने से उसको चोट लग गई, तो बच्चा रोने लग जाएगा। और जब बच्चे से पूछा जाएगा कि क्यों रो रहे हो, तो बच्चा क्या कहेगा कि इसने मुझे पीटा या इसने मुझे मारा। चाहे टेबल की बात की जाए, चेयर की बात की जाए, किसी की बात की जाए, किसी ऑब्जेक्ट की अगर हम बात करें, और एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके बारे में जो उसके पास क्या है, उसे नहीं पता है कि उसमें जान है या नहीं है, लेकिन उसकी शिकायत वो करेगा। अब माँ बाप क्या करेंगे, उस ऑब्जेक्ट को उसके सामने पीट देंगे, और जैसे ही ऑब्जेक्ट को पीटा कि अगर उसको दर्द लगी तो वो खुश हो जाएगा कि हाँ टेबल को भी पीट दिया, चेयर को भी पीट दिया, तो बच्चा फिर खुश हो जाएगा। ये क्या है, एनिमिज्म। यहाँ पे बच्चों को क्या लगता है कि यहाँ पे मुझे दर्द हुई तो मेरे माता पिता ने इससे पीटा, भाई बहन ने इससे ऑब्जेक्ट को पीटा। अब एक्चुअल में उसे नहीं पता कि ऑब्जेक्ट में जान है या नहीं, अभी इसके बारे में इसको नहीं पता है। तो यहाँ पे बच्चा क्या है,
बच्चा एनिमिज्म का यहाँ पे शिकार रहता है, शिकार कह लीजिए कि एनिमिज्म से आप बच्चा यहाँ पे रहता है, उसे यहाँ पे अभी लॉजिकल नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल इसको मैं और देता हूँ। दूसरा एग्जाम्पल इसको इस तरह से समझ लीजिए कि यहाँ पे बच्चों को क्या लगता है कि सारी चीज़ें सजीव है। अब सजीव लग रही है तो इसका एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि कई बार छोटे बच्चे की डोल आपने दे दी किसी बच्चे को, मान लीजिए कि गर्ल चाइल्ड है, उसको आपने डोल दे दी, तो वहाँ पे उसकी डोल के साथ वो खेल रही है बच्ची दिन भर। तो आपने क्या देखा होगा कि अगर ठंड है तो उसको कपड़े पहनाए जा रहे हैं, उसको जो अपने साथ सुलाया भी जा रहा है, बच्चा खाना खाते समय उसको अपने साथ लेकर आ जाता है और बच्चा उसको खाना भी खिला रहा है। तो ये क्या है? एनिमिज्म है। तो किस स्टेज की ये एक विशेषता है? प्री ऑपरेशनल स्टेज की ये विशेषता है। दूसरा यहाँ पे और क्या देखने को मिलता है प्री ऑपरेशनल के अंदर? यहाँ पे एक और पॉइंट देखने को मिलता है जिसको कहा जाता है इरेंसिबिलिटी। इरेंसिबिलिटी आप लिख लीजिए, इरेंसिबिलिटी भी आपके पास प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर ही देखने को मिलती है, इरेंसिबिलिटी। ठीक है, अब ये इरेंसिबिलिटी क्या है? इरेंसिबिलिटी है मतलब कि मान लीजिए किसी रास्ते से आप गए, या बच्चा आपके पास 2 से लेकर 7 ईयर का बच्चा है, तो यहाँ पे स्कूल आप उसको पहले दिन आप लेकर गए, और स्कूल जो है, स्कूल आपके पास मोहल्ले में ही है, लेकिन इतना दूर है कि आपके पास एक जो है पहाड़ी छोड़कर, या कह लीजिए कि एक मोड़ के बाद है कि जहाँ से आपका घर सीधे सीधे नहीं दिख रहा है, उस बिल्कुल पहाड़ी के बिल्कुल साथ में। लेकिन ये अब मत समझिए कि यहाँ पे बहुत दूर है, ये समझ लीजिए कि 1 मील भी नहीं है, मतलब 1 मील से कम है। इतना कम है कि आपके पास यहाँ पे 10 मिनट में वहाँ पे पहुँच सकते हैं, और एक ही रास्ता है, एक ही रास्ता जाने का है, वही रास्ता वापस आने का। ये है आपके पास इरेंसिबिलिटी। अगर बच्चे को आप स्कूल छोड़कर जाते हो फर्स्ट डे, या किसी भी आंगनवाड़ी में आप छोड़कर जाते हो, तो बच्चे को क्या है, अगर आपने कहा कि 12 बजे सीधे इसी रास्ते से वापस आ जाना, तो बच्चा क्या सोचेगा कि अब मुझे आने का रास्ता तो पता है, लेकिन मुझे वापस जाने का तो पता ही नहीं है। तो यहाँ पे बच्चे के अंदर इरेंसिबिलिटी देखने को मिलती है कि बच्चे को क्या है, एक बार अगर लेकर गए तो एक बार लेकर आना भी पड़ेगा, क्योंकि अगर लेकर आप चले गए, मतलब आपको छोड़ने चले गए, वापस आने के लिए कहोगे कि वापस आना, बच्चा ऐसे में कंफ्यूज रहेगा कि मुझे किस रास्ते से जाना है। तो ऐसे में बच्चा क्या रोना शुरू कर देता है कि उनको माँ बाप नहीं लेने आए, तो बच्चा यहाँ पे जोर जोर से रोना शुरू कर देगा, क्योंकि उसको घर जाने का रास्ता ही नहीं पता, और एक्चुअल में उसको रास्ता पता है, जिस रास्ते से वो आया उस रास्ते का उसको पता है कि ये रास्ता है, लेकिन वापस जाने का रास्ता उसको नहीं पता है। तो ये वाली समस्या आपके पास प्री ऑपरेशनल के अंदर बच्चे को देखने को मिलती है 2 से लेकर 7 में। ऐसा जीन पियाजे कह रहे, मैं नहीं कह रहा हूँ, ठीक है, लेकिन अब एडवांस बहुत हो चुका है ज़माना, अब ये वाली चीज़ें नहीं है। अगर बच्चे को जाने का पता है तो आने का भी मैक्सिमम बच्चों को होता ही है, लेकिन फर्स्ट टाइम की बात करें कि फर्स्ट टाइम उसको ऐसा लगता है कि जहाँ पे वो कहीं एक नई जगह गया, तो वहाँ से वापस आने के लिए कौन सी जगह होगी उसका पता उसे नहीं होता है। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज़ यहाँ पे देखने को मिलेगी, ईगोसेंट्रिज्म। ईगोसेंट्रिज्म यहाँ पे देखने को मिलता है। ईगोसेंट्रिज्म मतलब क्या होगा? इसका मतलब है कि जो बच्चा सोच रहा है, जैसे कि बच्चा सोच रहा है कि उसे भूख लगी है, तो उसे लगता है कि मेरे जितने भी परिवार वाले हैं, यार दोस्त मित्र हैं, उनको सबको भूख लगी है। या बच्चे को आइसक्रीम पसंद है तो उसे लगेगा कि सबको आइसक्रीम पसंद है। उसे चॉकलेट पसंद है तो सबको लगेगा कि चॉकलेट पसंद है। उसको कैंडी पसंद है तो सबको कैंडी ही पसंद है। तो यहाँ पे बच्चा क्या सोचता है प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर, कि जो उसे पता है वो सभी को पता है। ये वाली चीज़ भी आपकी है। उसके बाद बात करते हैं आपके पास नेक्स्ट जो है वो सेंट्रेशन का है। सेंट्रेशन का मतलब क्या होता है? सेंट्रेशन का मतलब है कि लेक ऑफ कंजर्वेशन। कंजर्वेशन का मतलब आप इस तरह से समझ लीजिए कि कम ज़्यादा का बच्चे को पता ही नहीं, यानी कि माप तोल की जो पद्धति है उसका भी बच्चे को पता नहीं, क्वांटिटी का उसको नहीं पता है। अगर मान लीजिए कि एक चॉकलेट आप लेकर आते हो घर बच्चे के लिए, और घर पे 2 बच्चे हैं, एक तो बड़ा बच्चा है, दूसरा छोटा बच्चा है, ठीक है। अब 2 चॉकलेट लेकर आ गए, ठीक है, 2 चॉकलेट आपकी है, उसमें से एक चॉकलेट को आप हाफ हाफ कर देंगे। मान लीजिए एक चॉकलेट को आपने हाफ हाफ करके यहाँ पे 2 पीस उसके कर दिए, ठीक है। एक चॉकलेट को हाफ हाफ करके यहाँ पे 2 पीस आपने कर दिए, और एक साइड आपके पास एक सिंपल चॉकलेट है आपके पास बड़े वाली। तो यहाँ पे बच्चे से पूछा जाएगा कि आपको कौन सी चॉकलेट खानी है, क्या आपको एक बड़े वाली चॉकलेट खानी है, या एक ही चॉकलेट के उसी के सामने 2 पीस अगर आप कर दोगे, तो बच्चा क्या करेगा, दोनों हाथ से उसको उठाएगा और कहेगा कि मुझे ये वाली खानी है। एक्चुअली में बच्चे को क्या लगता है कि ये ज़्यादा है। इसका मतलब क्या है कि बच्चे को कम ज़्यादा में फ़र्क ही नहीं समझ आता प्री ऑपरेशनल स्टेज तक, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे। अब उसी के सामने 2 चॉकलेट खोली, दोनों खोलने के बाद दोनों एक चॉकलेट के 2 पीसेस कर दिए और उसको एक जगह रख दिया, दोनों पीसेस को एक जगह, एक ही पीस आपके पूरा रख दिया। तो यहाँ पे बच्चा क्या है, जो 2 पीस है उसको उठाएगा ये सोचकर कि हमें जो है, मुझे जो है ज़्यादा खाना है। तो यहाँ पे बच्चे को कम ज़्यादा का फ़र्क नहीं, एक्चुअल में उसके सामने ही वो डिवाइड किया गया था।
तो ये वाली चीज़ें प्री ऑपरेशन के अंदर ये वाला व्यवहार आपके देखने को मिलता है। क्लियर। थर्ड स्टेज की हम बात करेंगे। थर्ड आपके पास कौन सी स्टेज है? थर्ड है आपके पास कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज की अगर मैं बात करूं तो ये कैसी अवस्था है? ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। इसमें बच्चा क्या करेगा? इस अवस्था में बालक ठीक प्रकार से तर्क करने योग्य आपके हो जाते हैं, मतलब कि लॉजिकल थिंकिंग यहाँ पे आपकी शुरू हो जाती है। ठीक है, काफ़ी अच्छी लॉजिकल रीजनिंग के बच्चे यहाँ पे शुरू कर देते हैं। और यहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग है, मतलब कि क्या देखने को मिलेगा? मतलब कि बच्चे में जो आपके पास एक सेंट्रेशन है, कम ज़्यादा में जो फर्क नहीं कर पा रहा था प्री ऑपरेशनल के अंदर, अब बच्चा यहाँ पे कॉन्क्रीट ऑपरेशनल के अंदर कम ज़्यादा में फर्क यहाँ पे कर पाता है, उसको कहा जाएगा डिसेंट्रेशन। दूसरा है आपके पास इरेंसिबिलिटी। इरेंसिबिलिटी आपके पास क्या होगा कि बच्चा जिस रास्ते से गया उस रास्ते से वापस आने के लिए डरेगा कि क्या यही रास्ता है या फिर नहीं है। अब ये वाली सिचुएशन यहाँ पे कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज के अंदर यहाँ पे अच्छे से उभर कर सामने आ जाती है। और अब बच्चे को क्या है, यहाँ पे रिवर्सिबिलिटी आपके समझ आ जाती है, अगर आने का रास्ता है तो जाने का रास्ता भी यही है। तो रिवर्सिबिलिटी भी डेवलप होगी बच्चे के अंदर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज के अंदर। क्लियर। इसके अलावा जो आपके पास लॉजिकल रीजनिंग, रिवर्सिबिलिटी, डिसेंट्रेशन, ये सारी चीज़ें आपके पास कहाँ पे देखने को मिलेगी? कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज के अंदर। या इसको मैं और थोड़ा सा अच्छे से समझाने की कोशिश करूँ तो ये आप कह लीजिए कि इस अवस्था में बालक को कम ज़्यादा, लंबाई, भार, इतनी जो आपके पास चीज़ें हैं इनका स्पष्ट ज्ञान यहाँ पे हो जाता है। यानी कि बालक जो है अपने आसपास घटित होने वाली चीज़ों को क्रमबद्ध परिवर्तन कर सकता है, संपूर्ण ढांचे पर ध्यान केंद्रित कर सकता है, अपनी योग्यता को विकसित कर सकता है, वस्तुओं, चीज़ों, समस्याओं का वर्गीकरण करके जो है उसको व्यवस्थित करने की योग्यता यहाँ पे बच्चा रखता है। लिखना नहीं है, समझना है, रटना नहीं है, सिर्फ इसको समझ लीजिए पॉइंट क्या क्या है, पियाजे ने क्या क्या कहा। बाकी आपको चीज़ें एक्चुअल में ये रियल लाइफ से ही संबंधित है, इसमें रटने वाली चीज़ें ही नहीं है। अब 7 से लेकर 11 ईयर की स्टेज आपकी रहती है कॉन्क्रीट ऑपरेशन। तो 7 से लेकर 11 ईयर के बच्चे अगर आपके घर में हैं तो ये चीज़ें आपने ऑलरेडी देखी है, इसमें रटने वाला कोई चीज़ है ही नहीं। तो ये वाली चीज़ें आपके पास यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगी। और नेक्स्ट जो स्टेज आपके पास, 4 स्टेज जो आपके पास जीन पियाजे की है, वो है फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। 4 स्टेज आपके पास कौन सी देखने को मिलेगी? फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। अब फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज हिंदी में इसको कहा जाता है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। 12+ आपके पास देखने को मिलेगी, कई बुक्स में आपके पास 11+ भी होगा, बात एक ही है। ये आपके पास एडोलेसेंस पीरियड की बात करते हैं फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज में, कि यहाँ पे बच्चा क्या है, इस जो अवस्था के अंदर बच्चे के जो विचार की शक्ति है यहाँ पे एक तर्क संगत पर आधारित आपकी रहती है। तर्क संगत की जब बात आती है तो ये समझ लीजिए कि बच्चा यहाँ पे क्या है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग बच्चा यहाँ पे रखता है। तो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जो बच्चे में कहाँ पे डेवलप होती है? तो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग बच्चे में देखने को मिलती है फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज में। और दूसरी बच्चा ईगोसेंट्रिज्म का यहाँ पे स्टार होता है। ईगोसेंट्रिज्म में क्या है कि बच्चा अपने बारे में इमेजिन करने लगता है कि सभी उसको देख रहे हैं, उसके बारे में लोग क्या सोच रहे हैं, उसके बारे में जो है उसके परिवार वाले क्या सोच रहे हैं, समाज वाले क्या सोच रहे हैं, उसके शिक्षक क्या सोच रहे हैं। ये सारी चीज़ों का शिकार आपके पास एडोलेसेंस पीरियड के अंदर बच्चा यहाँ पे देखने को मिलता है। यानी कि खुद को उसे लगता है कि मैं हीरो हूँ, और हीरो है तो मतलब सभी की नज़र हीरो पर ही होगी, ऐसा बच्चे को फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज के अंदर लगता है। दूसरी यहाँ पे फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज के अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या देखने को मिलती है? हाइपोथेटिकल थिंकिंग। हाइपोथेटिकल थिंकिंग क्या होती है कि कोई चीज़ हुई, क्यों हुई, क्या हुआ, किस आधार पे हुआ, और अगर ये नहीं होता तो इसका कोई समाधान हो सकता था। यहाँ पे हाइपोथेटिकल थिंकिंग ये इंपॉर्टेंट है। यानी कि किसी भी घटना के पीछे तर्क खोजना, क्या, कैसे, क्यों, कब जानने की जो जिज्ञासा है, इसको कहा जाता है हाइपोथेटिकल थिंकिंग। ये बच्चे में डेवलप कब होती है? ये होती है फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज के अंदर अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे। अब मान लीजिए अभी 2 से 3 दिन पहले भूकंप आपके देखने को मिला हिमाचल प्रदेश में। तो यहाँ पे जो छोटे बच्चे हैं, जो एडोलेसेंस पीरियड वाले, वो क्या करेंगे? ये भूकंप आया, क्यों आया होगा, कहाँ से आया, कैसे आया, इसके पीछे रीज़न क्या है, उनके ये दिमाग में जिज्ञासा रहती है इन चीज़ों को जानने की। जबकि आप बड़े हो जाते हो फिर आप इन चीज़ों को ज़्यादा जानने की जो इच्छा आपकी नहीं रहती। तभी कहा जाता है जो एडोलेसेंस जो पीरियड होता है वो आपके या तो आइडेंटिटी आपकी बनाएगा या रोल कन्फ्यूजन में आपको डाल सकता है। ये दोनों चीज़ें आपके एडोलेसेंस में देखने को मिलती है। यानी कि बच्चे को जो है यहाँ पे एक दृष्टिकोण स्पष्ट करने की जरूरत होती है इस एक स्टेज के अंदर। तो पियाजे की 4 स्टेजेस थी, कौन कौन सी? सेंसरी मोटर स्टेज, ऑपरेशन, कॉन्क्रीट और आपके पास फॉर्मल ऑपरेशन।
ठीक है। ये इसके अलावा आपके पास इसमें एजुकेशन इम्प्लीकेशन पियाजे की थ्योरी के क्या हो सकते हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के, क्रिटिसिज्म पियाजे का किस आधार पे किया जाता है, ये भी यहाँ पे और कॉन्सेप्ट आपके बनते हैं। अब आपने इसमें क्या याद रखना, आपने याद रखना कि एजुकेशन इम्प्लीकेशन कैसे हो सकते हैं, क्रिटिसिज्म आपके पास यहाँ पे पियाजे का किन आधारों पे किया गया, इसकी बात करेंगे हम कल की क्लास में। अभी आपको जो है मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ, आप जो है यहाँ पे अब लेफ्ट कर सकते हैं।